नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके बहुत ही प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्याग्राम स्टेट एग्जाम पर। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस बार हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, आपके सीने में ही सही, लगी हो सिलेक्शन की आग, तो बस ये आग लगनी चाहिए। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को 17 दिन 17 मैराथन, जो कि अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से, बेहतरीन थ्योरी, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आपके पास साथियों थोड़ा सा वक्त निकालकर इन चीजों को पढ़ने का यदि समय नहीं मिल पा रहा है तो इसमें आपकी मिस्टेक है, हमारी नहीं। हमने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसको कहते हैं ना तन मन सब कुछ। अब जब तक 8, 9 और 10 जून का पेपर नहीं हो जाता तब तक आपके सामने विद्याग्राम की ये स्टेट एग्जाम की टीम दिन रात आपके लिए ही लगी हुई है। ये समर्पण आप सभी को पेपर में दिखेगा। तो सभी को मेरा राम राम, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग आ जाइए, चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक आप सभी लोगों के सामने है, नाम है इसका कृषि, वाणिज्य और व्यापार। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से जो हमारा यूपी पुलिस है, ये हर बार कम से कम 1 से 2 प्रश्न पूछता है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक की थ्योरी नहीं समझेंगे, क्वेश्चन करना दूर की बात है, छू भी नहीं पाएंगे इसको। अब आप समझ लीजिए, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए थोड़ा सा आप सभी लोग एक्शन मूड में आइए और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत में कृषि, आप जानते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। बिना चीजों को बिना बकवास किए हुए, मतलब कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास, कोई चीज इधर से उधर नहीं, बस आपको पढ़ना है और चीजों को सीखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, भारत में मुख्यतया 3 प्रमुख फसलों की बुआई की जाती है। सभी लोग जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए। भारत में 3 फसलें मुख्य रूप से बोई जाती हैं। सब लोगों को पता होगा, रबी की फसल, इसके बाद खरीफ की फसल और इन दोनों के बीच में जायद की फसल। बोलो आ रहा है सबको समझ में? भाई रबी की फसल की बुआई के बारे में प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले आप सभी लोग रबी की फसल को देखेंगे अक्टूबर से नवंबर, दीपावली के आसपास। आप सभी लोग याद रखना, मुख्य फसल गेहूं को दिमाग में रखिए, अपने आप चली आएगी, सारी चीजें खिसकते हुए याद हो। साथियों अक्टूबर नवंबर में आप सभी को पता है इसकी बुआई की जाती है। और यदि हम कटाई की बात करें तो मार्च अप्रैल में, अभी अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले गेहूं की कटाई हो रही थी, जिससे बेहतरीन साथियों भूसा निकल रहा था। याद है आप सभी लोगों को? तो भूसा बना दीजिए आप सभी लोग पेपर को। अगर हम प्रमुख फसलों की बात करें रबी की, तो इसमें आपकी गेहूं आती है, जौ आता है, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है, मसूर आता है, आलू आता है। ये सारी प्रमुख रूप से इसमें फसलें आती हैं। अब इन फसलों के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछ देता है कि बताइए गेहूं उत्पादन में भारत का सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है। अब यहां पर आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए। साथियों गेहूं उत्पादन में भारत के 4 प्रमुख राज्य, जरा देखिए तो सही, मजा तो तभी आएगा। गेहूं उत्पादन जो होता है इसमें 4 राज्य कौन से हैं जो साथियों टॉप पर हैं, इसको दिमाग में रखिएगा, बड़े काम की चीज है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को अपना उत्तर प्रदेश यूपी दिमाग में आना चाहिए। बोलो आया कि नहीं? अगर दिमाग में उत्तर प्रदेश है तो फिर आप सभी लोगों को कोई समस्या नहीं। अब मन में एक सवाल आता होगा कि गुरुजी यूपी को याद कर लिया, क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं इसके बाद, जिसमें हम सभी लोग दूसरे राज्य, तीसरे राज्य और चौथे राज्य को बैठा सके? तो ये तैयारी सबसे सुंदर मानी जाती है। तो इधर बीच में गेहूं लिख लो और इधर बीच में आप सभी लोग इस ट्रायंगल को फॉलो करोगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करके, है ना। चलिए पहले लेकिन हम इसके थोड़ा सा आ जाते हैं। ट्रायंगल को जब फॉलो ही करा रहे हैं तो जरा यहां पर आ जाते हैं, है ना। ट्रायंगल को फॉलो करा रहे हैं ना, तो ट्रायंगल को फॉलो करा लेते हैं। दूसरा प्रमुख राज्य गेहूं का उत्पादन का, क्योंकि फिर ट्रायंगल का चैप्टर ही बदल जाएगा, खरीफ की फसल आ जाएगी। दूसरा मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पर भारत में गेहूं उत्पादन में पंजाब राज्य आता है और चौथे नंबर पर साथियों आपको हरियाणा राज्य मिल जाएगा। अब ये तो आप सभी लोगों को याद रहेगा भाई, 4 राज्य गेहूं उत्पादन के क्लियर हुए। गेहूं उत्पादन में भारत के 4 प्रमुख राज्य यदि आपको याद हो गए हों
तो एक बार दिल भेजकर बता दीजिए कि हाँ सर याद हो गए। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं बार बार फोकस कर लीजिए, क्योंकि फोकस करने वालों को ही नौकरी मिलेगी, बातें करने वालों को कतई कुछ नहीं मिलता। तो अब आपने गेहूं को समझ लिया, अब जरा मुझे बताइए गेहूं उत्पादन में सबसे आगे यदि यूपी है तो प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है? तो यहां पर अगर आप देखें तो आपको पंजाब में प्रति हेक्टेयर गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन, यानी अगर आप एक बीघे में भी देखें तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन साथियों पंजाब राज्य में होता है। यहां की भूमि जो है वो बड़ी सुंदर सी है। बोलो क्लियर है? अगर आपको इतना याद है तो बताते चलिएगा। अगर हम बात करें फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक अपना खरीफ की फसल वाला, तो जल्दी से आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए बढ़िया सी, सुंदर सी और जबरदस्त सी, जिसमें अब आप सभी लोग हमारे साथ पढ़ेंगे खरीफ की फसल को। खरीफ की फसल को करने से पहले आप सभी लोगों को बेसिक से चीजों को समझना होगा। इसकी जो बुआई की जाती है वो कब की जाती है? तो जून जुलाई में इसकी बुआई जो है वो की जाती है, और कटाई इसकी कब की जाती है? तो गेहूं की फसल से पहले अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। बोलो काट लिया जाएगा ना सर? बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। इसकी प्रमुख फसलों में सबसे प्रमुख जो है वो चावल या धान है। तो लिख लेना, जैसे रबी में सबसे प्रमुख जो है वो गेहूं होता है, वैसे ही अगर खरीफ की फसलों में देखो तो सबसे प्रमुख चावल या धान होता है। ज्वार की बात करें, फिर इसके बाद बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि जो है वो इसमें आने वाली फसलें होती हैं। ये सभी को याद हो गया क्या? बहुत सारी जगहों से आपने पढ़ा होगा, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन आप सभी लोग जब ऐसे याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें साथियों तीसरी प्रमुख फसल या तीसरी साथियों फसल चक्र को, जिसको हम जायद फसल कहते हैं, यह हमारी भारत की तीसरी प्रमुख फसल में आता है। जायद की फसलों को जब आप देखेंगे प्यारे दोस्तों, जब आप जायद की फसलों को देखेंगे तो इसमें मोस्टली वो फसलें बोई जाती हैं जो सीजनेबल होती हैं। सीजनेबल का मतलब जैसे ककड़ी, खरबूजा इत्यादि। मार्च से जुलाई के बीच की ये गर्मी के समय में बोई जाने वाली फसलें हैं, इसीलिए इनको ग्रीष्मकालीन फसलें भी कहा जाता है। बोलो याद रहेगा भाई, सभी को याद रहेगा। अगला देखो, अगर हम प्रमुख फसलों की बात करें तो इसमें आपको तरबूज मिलेगा, अभी खूब खा रहे हो, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी इत्यादि आते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आप सभी लोगों को उड़द और मूंग भी मिल जाता है। तो ये आप सभी लोग याद कर सकते हो कि उड़द और मूंग भी इसी में आते हैं। बोलो याद रहेगा? आ जाओ जल्दी से। तो अब ये तीनों फसलें आप सभी लोगों को याद रहेंगी। बोलो तीनों फसलें याद हो गई कि नहीं? अरे असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना मिले सफलता नींद चैन सब त्यागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। देखो हमने सबसे पहले आपको फसलों के बारे में बताया, रबी की फसल और उसकी प्रमुख फसलें, 4 गेहूं उत्पादन में नंबर 1 राज्य के बारे में बताया, मतलब प्रथम 4 राज्य जो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करते हैं। फिर खरीफ की फसल, इसमें आपको चावल अभी बताएंगे चावल उत्पादन में नंबर 1 कौन है। फिर जायद की फसलें, सब पर बात करेंगे। और यहां तक आपने पढ़ लिया है तो अब मेरा मन कर रहा है कि भाई कुछ सवाल कर लिए जाए हैं। जैसे कहते नहीं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, वैसे ही क्वेश्चन किए बिना मोहि कहां विश्राम। उठाओ जल्दी से अपने सभी के सभी हाथ ऊपर और कर दो प्रश्नों पर साथियों प्रहार। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है फसलों के चक्रीकरण का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने अभी फसलें पढ़ी हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने रबी की फसल पढ़ी थी, याद है आपको। फिर इधर की तरफ अगर आप देखें तो आप सभी लोगों ने खरीफ की फसल पढ़ी, वाजीवा सर पढ़ा था। इन दोनों के बीच में आप सभी लोगों को बीच में जायद की फसलें मिली थी, जिनको हम ग्रीष्मकालीन फसलें कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अब जरा देखो, जब हम फसल चक्र को अपनाते हैं तो कुछ समय के लिए बीच में खेत छोड़ देते हैं। तो बीच में खेत खाली छोड़ देते हैं, खेत खाली छोड़ देते हैं, यानी कुछ महीने के लिए खाली छोड़ देते हैं, छोड़
देते हैं। इसका मतलब समझना, जैसे मान लीजिए 1-2 महीने के लिए हमने खेत क्या कर दिया साथियों, खाली छोड़ दिया, या उसमें कुछ ऐसी साथियों फसलें बो दी जैसे ढैंचा है या सनई है, जिसको कटवा करके उसकी उत्पादन क्षमता को और बढ़ाया जाता है। तो अब यहां देखिए, फसलों के चक्रीकरण का अर्थ क्या होता है, तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, केवल एक फसल उगाई जाती है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। यह इसका बिल्कुल मतलब हो जाएगा। लगा लीजिए फसल चक्र का यही केवल और केवल आपका उत्तर निकल कर आ रहा होगा। बोलो क्लियर है सभी को? अरे क्लियर कैसे नहीं होगा, 100% आपको समझ में आया होगा। बोलो आ गया। अगला देखो, अभी आपको शुरू कर रहा हूं एक एक चीज। स्वर्ण क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? स्वर्ण मतलब गोल्डन, गोल्डन मतलब सोना, और सोना से सोना बाबू मत याद कर लेना भाई, समझ में आ भाई साहब, सोना यानी इसी को सुनहरी कह देते हैं, गोल्डन वाली, याद है आप सभी को? तो सुनहरी क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन बोल देते हैं। साथियों, दालों से संबंधित, जूट से संबंधित जो हमारे यहां बागवानी और शहद के उत्पाद हैं, अब जैसे बागों में आप सभी लोगों को मान लिया कोई भी जैसे फल है, आम होता है, कैसा होता है, तो पीला होता है, देखने में हल्का सा गोल्डन कलर का दिखता है। जैसे केला होता है, जैसे पपीता होता है, आप सभी लोग बताइए तो सही है ना, मजाक से हट करके चीजों को करिएगा, ये सब देखने में क्या होते हैं, गोल्डन। उदाहरण के तौर पर अगर शहद को देखें तो हम सभी लोगों को पता है देखने में तो ये भी थोड़ा थोड़ा सा कैसा लगता है। अरे गुरुजी याद हो गया, आगे देखो जल्दी से बताओ। कह रहा हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि करी, इसमें मुख्य रूप से शामिल थी क्या? अब देखो जल्दी से आप सभी लोग, हरित क्रांति आपका टॉपिक भी है, अभी मैं इस पे पूरी डिटेल से चीजें समझाने वाला भी हूं। हरित क्रांति की यदि बात करें तो 1966 और 67 के वर्ष में इसको हमारे भारत में साथियों शुरू किया गया था। भारत में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से खाद्यान्न पर फोकस किया गया था और सबसे ज्यादा गेहूं को फायदा हुआ था। तो अगर आपसे कोई पूछे भारत में सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ, गेहूं को। एमएस स्वामीनाथन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। जो स्वामीनाथन जी थे उन्होंने भारत में उस समय कृषि वैज्ञानिक थे, तो हरित क्रांति को लेकर के नए नए प्रयोग करवाए थे और सबसे पहले उन्होंने उत्तराखंड जो पंतनगर कॉलेज था उसी में ये सारी चीजें जो हैं वो करवाई थी। अब जरा देखो, कह रहा हरित क्रांति जिसने विकासशील देशों में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की मुख्य रूप से शामिल थी उन्नत सिंचाई तकनीकी, जैविक खेती नहीं, इसमें सबसे प्रमुख चीज तो उर्वरकों का खूब प्रयोग किया गया था। ये तो गलत हो जाएगा। आनुवांशिक रूप से नहीं, नए बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनको हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स या HYVS कहते थे, तो ये भी गलत होगा। उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लगा लो। क्योंकि हरित क्रांति की सबसे बड़ी निगेटिविटी यही फैली कि इसमें सबसे ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग होता था, जिससे भूमि जो है वो मिट्टी जहरीली होती चली जा रही थी। तो ये एक इसकी निगेटिविटी भी थी। 5 सवाल शुरुआत के आप लगा लो, फिर प्रश्न थ्योरी से सॉल्व करेंगे। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? जरा बताना सभी लोग, चाय का प्रमुख उत्पादक। हम सभी लोग जानते हैं चाय की सबसे ज्यादा प्रमुख उत्पादकता असम में मिलेगी। 1813 का जब चार्टर एक्ट आप पढ़ोगे तो उससे हमें चाय के बारे में कुछ विशेष चीजें पता चलती हैं। अंग्रेजों ने कहा था इस एक्ट में चीन और चाय के साथ अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। इसको जरा ध्यान से नोट कर लेना, बहुत पूछा जाता है। लेकिन आगे चलकर जब 1833 का एक्ट आया तो जो चीन और चाय का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, अब वो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और कह दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इन पर भी अपना दावा नहीं करेगी, कोई भी कंपनी आकर व्यापार को कर सकती है। बताइए जल्दी से, बाजरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अच्छा देखो, आप सभी लोग जानते हो बाजरे को किस कैटेगरी में रखते हैं? सर बाजरा मोटे अनाजों में आता है। किस में आता है बोलो भाई? मोटे अनाज जो है उसमें बाजरा हमारा आता है। ये बिल्कुल सही है। और भारत में अगर आप मोटे अनाजों पर जाओ, हा समझ में आया कुछ? अरे तुम सब समझदार हो, थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दिया करो। मोटे अनाज के मामले में अपना राजस्थान भाई साहब धुआं काट दो। क्या कहते हैं? तुरंत आप सभी को याद रखना। अगला देखो, चलो आ जाओ जल्दी से बात कर लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी पर, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं करोगे
तब तक मजा नहीं आएगा। अब देखो, भारत में गेहूं की खेती के लिए कम से कम औसतन तापमान 10 से 25 डिग्री होना चाहिए। अगर गेहूं की फसल आपने आज तक कभी उगाई हो या सपने में भी गेहूं का पौधा देखा हो तो उसका तापमान जरूर याद रखना। ठंडी के समय में आप सभी लोग जानते हैं ये फसल होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर ठंडी ज्यादा नहीं पड़ी, ठंड नहीं पड़ी ज्यादा, तो फिर गेहूं की फसल खराब हो जाती है। सुना है आपने, ये आप सभी को याद हो जाएगा। औसतन वर्षा की बात करें, ठंडी में बरसात कम होती है, इसीलिए इसकी 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसे मध्यम ताप और मध्यम वर्षा कहा जाता है। तो ये मध्यम ताप और मध्यम वर्षा वाली फसल कही जाती है। बोलो क्लियर है आप सभी को? अब हम बात करें गेहूं की प्रमुख किस्मों पर। किस्म मतलब टाइप्स। गेहूं की प्रमुख जो साथियों एक तरीके से प्रकार की फसलें हैं, या गेहूं के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, मतलब उनकी एक तरीके से जो कैटेगरीज है, गेहूं की कौन कौन सी फसलें हैं, उनके नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को याद कर लो, कर लोगे सभी। तो करण नरेंद्र याद रखना। अगर नाम याद कर सकते हो, DBW 222 अमेरिका का है, याद रखना। बाकी करण वंदना, ये DBW 187 याद कर सकते हो तो कर लो। बाकी करण सिया याद कर सकते हो, कर लो। सोनालिका पेपर में पूछा जा चुका है, याद कर लेना। अर्जुन कुंदन अमर, इसके बाद में भवानी, साथ में कंचन, इसके बाद गोमती, याद रखना। जयराज कल्याण सोना, ये सब गेहूं की फसल हैं। ये दिमाग में रखने वाली चीज है, अगर कर लेना तो बेहतर है। पेपर देने जाने से पहले 10-15 मिनट आप एक बार इसको देख लेना, बस देख लेना इसको जी भर के। जैसे तुम रास्ते में जाते हुए किसी चीज को देख लेते हो ना, बस अपने आप उसके हो जाते हो, हैं? तो देख लेना इसको पेपर से पहले, बस मजा आ जाएगा, सच में कह रहा हूं। अगला देखो, अब बात कर लेते हैं कुल खाद्यान्न की साथियों एक तरीके से लिस्ट। तो कुल खाद्यान्न का मतलब जानते हैं क्या होता है? कुल खाद्यान्न का मतलब टोटल, साथियों ध्यान रखना, अपने भारत में टोटल खाद्यान्न सबसे अगणित 3 राज्य कौन कौन से हैं। इसमें अगर आप प्रतिशत नहीं भी याद करोगे तो भी आंसर निकाल लोगे। कैसे? क्योंकि आप जानते हो खाद्यान्न में गेहूं में सबसे ज्यादा यूपी है, धान में भी साथियों भले ही दूसरे नंबर पे आता है लेकिन है तो ऊपर ही साथियों। इसके बाद मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पे पंजाब। तो 3 ये प्रमुख राज्य आप सभी लोग खाद्यान्न के याद रखना। इनमें अगर उत्पादन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है, हालांकि ये कभी आज तक पूछा नहीं गया, लिख मैंने जरूर दिया था। कुल खाद्यान्न का आप सभी लोग याद रखना, 18% से अधिक उत्तर प्रदेश में, 12.4% के करीब करीब अपने मध्य प्रदेश में, और पंजाब में 9.79% के करीब। ये डाटा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कठिन लगेगा लेकिन जब पेपर में तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए तब तुम बताना। अब हम बात करेंगे फिर खरीफ की फसलों के ऊपर। खरीफ की फसलों की सारी जानकारियां बता दी। प्रमुख फसल धान की है, दिमाग में आप सभी लोग रखना। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी, तो धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, इसके बाद मूंगफली, इसके बाद तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन इत्यादि आते हैं। अब इनमें से 2 फसलें ऐसी हैं, एक तो मूंग की फसल और दूसरी उड़द की फसल। ये वो दोनों फसलें हैं जो आप सभी लोगों को जायद में भी मिल जाएंगी। याद रखना, जायद की जो फसलें होती हैं उनमें भी इनका उत्पादन जो है वो होता रहता है। बोलो क्लियर है? अब अगर बात करें आप सभी लोगों के सामने तो चावल के उत्पादन को लेकर, चावल जो है ये उष्ण कटिबंधीय फसल मानी जाती है साथियों। इसके लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए औसतन, और वर्षा तो भाई साहब 150 से 250 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए। याद रखना 150 से 250, मतलब कुल मिला के ये कह लो 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा के करीब यहां की आवश्यकता पड़ती है। कम वर्षा की दशा में सिंचाई भी करानी पड़ जाती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए धान जो है इसका भारत में पहला उदाहरण कहां से मिला, भारत में पहला उदाहरण जो है साथियों कहां से मिला, या ये कह लीजिए भारत में धान के प्राचीनतम साथियों साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले। भारत में धान के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो हमें साथियों एक जगह है लहुरा देव, वहां से मिले हैं। लहुरा देव उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद दूसरी जगह कौन सी है? कोल्डी हवा,
जहां से इलाहाबाद से भी हमें धान के साक्ष्य मिले थे। पहले इसी को लगाते थे सबसे पुराने धान के साक्ष्यों में, लेकिन अब सबसे पुराना जो खोजे हुई है वर्तमान में वो लहुरा देव है। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास में भी क्या सर अपडेट होता है कुछ? बिल्कुल होता है। करंट अफेयर्स से ही तो ये अपडेट हो गया। अब आप सोचो इसको करंट अफेयर्स में लगा लेना। सबसे पुराने धान के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। अगर क्लियर है यहां से तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में आता है। इसके संदर्भ में दूसरे खाद्यान्न मतलब इसके संदर्भ में खाद्यान्नों में साथियों दूसरे स्थान पर गेहूं है। यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है, यहां पर लिखिए सबसे पहले कि भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न, भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न जो है वो आप तुरंत कहेंगे सर धान यानी चावल ही है। यह आप सभी को याद रखना होगा। और अगर दूसरे नंबर पर पूछे तो आप गेहूं को लगाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आप इसको दिमाग में रखिएगा। साथियों अगर हम बात करें चावल की किस्मों के ऊपर और उगाने का समय, याद रखिएगा जल्दी से आप सभी लोगों को इसको समझना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोरो या दलू की। ध्यान रखना ये नवंबर दिसंबर में साथियों याद रखना बोई जाती है और मार्च अप्रैल के करीब करीब इसका काम जो है वो एक तरीके से हो जाता है। ये ग्रीष्मकालीन चावल की फसल है, यानी ये वो चावल है जो गेहूं के समय साथियों ध्यान रखना बोया जाता है। समझ में आया? गेहूं के समय बोया जाता है। अब आपको दिखा कुछ? याद रखना कल को पेपर में पूछ देगा कि सर वो कौन सा चावल की प्रजाति है जो गेहूं के समय, तो बोरो या दलुआ याद रखना। वैसे दलिया किससे बनती है? हम सभी को याद होगा कि सर गेहूं से बनती है। अगर चावल की किस्मों की बात करें तो जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा और बाला, ये सारी की सारी साथियों ध्यान रखना आप सभी के सामने चावल की साथियों ध्यान रखना प्रमुख फसलें हैं। इनमें आप सभी लोग एक फसल ज्योति की भी आती है, ये याद रखना। वाह जी वाह सर, ज्योति नाम आपने किस इनमें से किसी का नाम सुना है? जल्दी से बताओ। ऐसे सारे नाम तो कभी ना कभी आपके स्कूलों में रहे होंगे। जैसे जया बड़ा कॉमन सा नाम है। किसी को पता है जया के बारे में? है जया बच्चन अमिताभ बच्चन जी की वाइफ है। वैसे मतलब ये कॉमन से नाम है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने साथियों ज्योति नाम सुना होगा, है ना। करुणा नाम भी सुना होगा, बड़ा फेमस है। जमुना नाम, जमुना तो ब्रह्मपुत्र को भी बोल देते थे, है ना। तो ये सारे नाम वैसे वैसे से हैं जैसे आपने सुने भी हों, है ना। अब ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर हैं तो हम बात करेंगे फिर थोड़ा सा नगदी फसलों पर, है ना। नगदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स। लेकिन इसके पहले जैसे कहते हैं ना, राम काज किए बिना मोहि कहां विश्राम। तो ये लो भैया, सबसे पहले आप सभी के सामने सवाल, जल्दी से बताइए फटाफट। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जिसको केसीसी कहते हैं, ये बताइए इनमें से कब पेश की गई थी? फटाफट हम सभी को बताना होगा, जल्दी से बताओ। हैं ये सभी तो लड़कियों के नाम हैं। हाँ जी बिल्कुल हैं लड़कियों के नाम, तो क्या कर देंगे, है ना। बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से पढ़िए। अगर हम केसीसी की बात करें तो ये किसानों को ऋण देने से जुड़ी हुई है। किसानों को क्या, तो कृषक ऋण जो है या किसान ऋण जो है वो इसके तहत दिए जाते हैं। केसीसी योजना के बारे में अगर आप देखें तो इसे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साथियों ध्यान रखना दिया था, या उनका ये फॉर्मूला था अटल जी का। साथियों एक प्रश्न अभी यूपी पुलिस में पूछा गया था कि यदि किसान जो है वो केसीसी के तहत लोन ले लेते हैं तो उनकी अवधि कितनी होती है? तो केसीसी के तहत लोन जो है वो 1 वर्ष का दिया जाता है। याद रखना हमेशा लोन कितने साल का दिया जाता है? 1 वर्ष का दिया जाता है। केसीसी की मान्यता कितने समय के लिए होती है? तो लिख लीजिएगा कि केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसकी मान्यता 5 साल के लिए होती है। कितनी होती है? मान्यता 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। अभी करंट अफेयर्स 2026 में एक पॉइंट अपडेट कर लीजिए कि केसीसी का जो अमाउंट है सरकार ने उसे बढ़ा करके अब 5 लाख तक कर दिया है। मतलब वैसे तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 5 लाख स्टैंडर्ड मानक इसका सेट कर दिया है। केसीसी योजना के तहत
एक प्रश्न और आया था, देखो 7% दर होती है, जो किसान तुरंत इसे चुका देते हैं उनको 3% की राहत मिल जाती है, 4% प्रभावी दर उन पर लागू होती है। इसीलिए किसानों को साथियों ध्यान रखना, केसीसी के तहत लोन लेना आसान लगता है क्योंकि सरकार 3% उन्हें अपनी जेब से पैसा दे देती है। तो ये सब कुछ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है। और मैं आपको अभी इससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी कराता हूं, मजा आ जाएगा आपको देख करके, ऐसा फील आना चाहिए कि नहीं वाकई में आपने साथियों पढ़ा है। जल्दी से देखो सवाल नंबर 23, थोड़ा सा बाद में आता है ये, लेकिन मैंने पहले ही लगा दिया। जल्दी से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, ये यूपी पुलिस का ही प्रश्न पूछा गया है। आप सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर दिया होगा, 2024 में शायद ये पेपर में सवाल आया था। जल्दी से बताओ फटाफट। कह रहा वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार कितने प्रतिशत की छूट दे देती है? 3% की दर की अतिरिक्त ब्याज द्वारा सहायता दी जाती है। लगा लो जल्दी से। अब देखो जरा, अगर हम ऋण की बात करते हैं तो ऋण की दर जो होती है वो हमें 7% लगती है। 3% सरकार अपनी जेब से छूट दे देती है, तो 4% प्रभावी दर होती है। कल को अगर उसने पूछ दिया कि केसीसी के तहत लोन लेने वाले किसानों को कितनी दर देनी होती है, आहा, प्रभावी दर 4% बची। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो इसको तुरंत लगा लीजिए, खींच के उत्तर दीजिए, मजा आना चाहिए। क्लास में अगर आप हो जिंदा तो जिंदा होने का एहसास भी कराओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। चलो आ जाओ जल्दी से। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन कह रहा है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति इनमें से कब घोषित की गई थी? नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब देश खतरे में आए, ध्यान रखना, तो किसानों से कहो कि आप सभी लोग कमजोर हो जाओ, मतलब एक तरीके से क्या कर दो, पैसा थोड़ा सा कम खर्च करो। हम सभी लोगों को याद रखना होगा, आप सभी लोग जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, याद है आप सभी को। देश में साथियों ध्यान रखना पैसे की सख्त जरूरत थी। सरकार ने किसानों से भी आह्वान किया कि उत्पादन खूब करो, और इन्होंने जुलाई 2000 के वर्ष में राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित करी। किसानों को कुछ सहायता देकर के उनसे भी सहायता की उम्मीद की गई। समझ में आया? आगे देखो बढ़िया तरीके से कह रहा है, बताइए नीली क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से जुड़ी हुई है, यानी आपने उत्तर तो लगा लिया। अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए हमारे भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, वाह जी वाह, तुम्हारे दिमाग में सवाल जाने से पहले ही कुछ और चलने लगा। गुलाबी आंखें हैं, जरा देखो, गुलाबी आंखें तो बाद में पढ़ लेना, पहले गुलाबी क्रांति पढ़ लो। एक मछली आती है झींगा मछली, याद रखना, इसको नोट करके डाल लीजिएगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री अटल जी है, उनको एक बार गंभीर बीमारी जब हुई तो डॉक्टर ने इसी मछली को खाने के लिए उन्हें सजेस्ट किया था। तो ये आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों 9 नंबर कह रहा है, बताइए वस्त्र मंत्रालय निम्नलिखित में किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? अब देखो इसमें रेशम के लिए, रेशम तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, हम सभी को पता है। रेशम जो है वो कर्नाटक में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसको आप सभी लोग जानते हैं। साथियों अगर हम बात करें जूट या पटसन की, तो याद रखना पाट मित्रो जो है ये 2023 में दिसंबर के महीने में सरकार ने साथियों ध्यान रखना लॉन्च किया। एक एप्लीकेशन था जो जूट या पटसन से जुड़ा था। जूट उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर 1 अपना भारत का वेस्ट बंगाल राज्य आ जाता है। अभी आपको सारी थ्योरी करा रहा हूं, अब प्लीज थोड़ी सी थ्योरी भी करते रहिएगा, है ना, उसमें कमजोरी मत दिखाइएगा, क्योंकि मेन मजा थ्योरी में ही है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई, ध्यान रखना, कि एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी जिसे कुल्ह कहा गया था? अब ये कुल्ह क्या था? जैसे पहले के समय में कुल्यावाप बोलते थे, कुल्यावाप नाली को बोला जाता था, ये हम सभी को याद रखना होगा। जैसे आपने क्या पढ़ा था, कुल्यावाप, ये किसको बोलते थे?
तो ये नाली को बोला जाता था। ये शब्द जो है ये हमारे वैदिक काल में आपको मिल जाएगा। तो वैदिक काल में नाली को कुल्यावाप बोलते थे। वैदिक काल में ये जो कुल्यावाप शब्द है इसको बोलते थे। हमारे भारत में अभी कुल्ल हिमाचल प्रदेश में प्रयोग किया जाने वाला एक नहर सिंचाई को विकसित करते हुए शब्द था। खैर, अब आप सभी लोग आ जाओ, थोड़ा स्पीड को मेंटेन करते हैं और गजब के कंटेंट पे चलते हैं। मेरी बात आप सभी से हो रही है क्या? जरा बताना। नकदी फसलों पे बात करते हैं। साथियों, प्यार से कह रहा हूं, 1000 बार कहूंगा और 1000 बार कहूंगा कि अगर पूरी थ्योरी पढ़ ली तो ये सवाल जो पीछे किए हैं इनको भूसा बना दोगे। देखो जल्दी से, अगर हम नकदी फसलों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, इसके साथ तंबाकू, तिलहन और आदि प्रमुख फसलें आती हैं। नकदी फसलें का मतलब होता है बेचो और पैसा लो। ध्यान रखना, बेचो और क्या लो? पैसा लो। ध्यान रखना, तुरंत के तुरंत, गन्ने को तुरंत बेचो, पैसा लो, सभी जानते हैं। अगर हम बात करें काली मृदा, तो कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, इसके साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिक मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक जो पदार्थ ह्यूमस होते हैं उनकी कमी होती है। हमारे भारत में सबसे बड़ी खेती की एक ही विडंबना है कि नाइट्रोजन कम है। ये नाइट्रोजन कम होने की वजह से हम पता यूरिया का प्रयोग करते हैं और यूरिया में लगभग 50%, थोड़ा सा कम उससे, नाइट्रोजन ही होती है। तो ये आप सभी को दिमाग में रखना होगा। आर्थिक समीक्षा की हम बात कर लेते हैं जो 2024-25 की थी। इसके अनुसार वर्ष 2023-24 में अगर आंकड़ों को ध्यान में रखें तो लगभग 12.7 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र कपास की खेती के लिए निर्धारित किया गया था। अब अगर कपास की खेती की हम बात करते हैं तो जरा अग्रणी उत्पादक 3 राज्यों के बारे में भी ध्यान रखना। यह डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल करके लिख लीजिएगा। कपास के उत्पादक 3 प्रमुख राज्य कौन से हैं? तो सबसे प्रमुख साथियों गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे तेलंगाना। एक बात और बता दूं, कपास के लिए काली मृदा इंपॉर्टेंट है और काली मृदा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो यह भी दिमाग में रखना कि गलती से यह मत लगा देना कि गुजरात। समझ में आया? चीजों को समझते चलिएगा। अगर हम गुजरात की बात करें तो उत्पादन में देखिएगा साथियों 170 केजी मिली गांठ होती है। याद रखना, कपास की और रेशम की गांठ बनाई जाती, नॉट बोलते हैं। साथियों ध्यान रखना, 27% से ज्यादा कपास अकेले गुजरात में होता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है जो 24% से अधिक, और तेलंगाना 15% से अधिक कपास का उत्पादन करता है। महाराष्ट्र में काली मृदा जो है उसका व्यापक स्तर पर देखो विस्तार है। अब ऐसे सवाल खूब पूछता है जिसमें तुम कंफ्यूज होते हो। तुम जानते हो, पढ़कर आए हो, गुजरात में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन होता है, लेकिन काली मृदा सबसे ज्यादा कहां पर है? बोलो बोलो। एक काम करो, मेरे साथ लिखो ऐसे, गुजरात बराबर, साथियों ऐसे लिखना, गुजरात बराबर कपास। बोलो बोलो सभी लोग। गुजरात बराबर, सभी को याद रखना होगा, पवन ऊर्जा, है ना। गुजरात बराबर साथियों आप सभी को एक तरीके से पवन ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा। लिख लो जल्दी से, कहीं पर यह काम आएगा, ऊर्जा उपकरण में पढ़ाऊंगा वैसे। साथियों इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आप सभी लोग काली मृदा ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब आपको शायद एक तरीके से काली कलुट्टी मृदा याद रहेगी। बोलो क्लियर है? महाराष्ट्र में काली मृदा का व्यापक स्तर पर विस्तार है जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। साथियों कपास को महाराष्ट्र में श्वेत सोना या सफेद सोना भी कहते हैं। तो यह दिमाग में रखना कि कपास को सफेद सोना भी कहां कहा जाता है? महाराष्ट्र में। याद रहेगा? अरे याद कैसे नहीं रहेगा, एक एक चीज को आराम से करेंगे और कर लेंगे। अगर हम कपास की बात करें तो कपास भारत का देशज पौधा है। आप सभी लोग जानते हैं इसकी खेती भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी के लोगों ने कराई थी। याद रखना, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती के हमें साक्ष्य मिले थे। यानी ये भारत के पहले नागरिक थे या पहले लोग थे जिन्होंने कपास की खेती कराई थी। कोई दिक्कत नहीं। तो देशज पौधा है। ऋग्वेद और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। अगर कल को खेती से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछ दिया कि बताओ कपास की खेती का पहला उदाहरण किस वेद से मिला, बता पाओगे कि नहीं? तो तुम एक बार मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अगर हुए हो तो पूरे तरीके से हो जाओ। अगर मतलब कहते ना किसी के प्रति प्यार दिखा ही रहे हो
तो पूरे तरीके से दिखाओ, ऐसा दिखाओ कि सामने से इस बात का एहसास हो जाए। मैं आपसे कुछ भी एक भी चीज बोलूं तो कहना, जबरदस्त कंटेंट के साथ से पढ़ाऊंगा। भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर यानी मिश्रित किस्म जो है उसको विकसित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। यह आप सभी को याद रखना है। अब हम बात करेंगे साथियों जूट के बारे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, तो जूट के बारे में। जूट जिसको मेस्ता साथियों ध्यान रखना कहते हैं। अगर हम जूट की बात करें तो याद रखना, इससे हमारे घरों में दरी बनाई जाती हैं, इससे हमारे घरों में रस्सियां बनाई जाती हैं। तो लिख लेना, रस्सियां जो हैं वो बनाई जाती हैं, तो रस्सियां बनाई जाती हैं। जूट उत्पादन की बात करें तो सबसे प्रमुख राज्य वेस्ट बंगाल है, जहां पर टोटल जूट का आप सभी लोग देखोगे तो 81% हिस्सा उत्पादित होता है। दूसरे नंबर पर बिहार आ जाएगा, जिसमें जूट का दूसरा सबसे प्रमुख उत्पादन होता है, और तीसरे नंबर पर असम। ये जो जूट की फसल है साथियों ध्यान रखना, इसके लिए हुगली नदी तट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हुगली तट दे देता है, कई बार वेस्ट बंगाल की बजाय क्या दे देता है, हुगली तट दे देता है। ये आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं सीधे। जैसे जूट अभी पीछे पढ़ाया था, जूट उत्पादन में दुनिया में भी भारत नंबर 1 है, ये हम सभी को याद रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं गन्ना उत्पादन की, और 3 अग्रणी राज्यों की बात करते हैं। गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा यूपी अपने आप को देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र मिलेगा, और तीसरे नंबर पर कर्नाटक मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में लगभग आधा उत्पादन अकेले कर देता है, 47.62%। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है, और इसके बाद तीसरे नंबर पर कर्नाटक आता है। अब मेन बात आती है यहां पर नोट की, तो नोट 500 वाला लोगे या 100 रुपए वाला, जल्दी से बताओ कौन सा नोट चाहिए। सर 500 वाला चाहिए, तो 500 रुपए वाला नोट ध्यान से लिखना कि अगर चीनी मिलें पूछे सबसे ज्यादा कहां पर है, तो चीनी मिलें जो हैं वो सर्वाधिक आप सभी को कहां मिलेंगी, तो सर्वाधिक साथियों महाराष्ट्र में मिलेंगी। कहां पर, तो महाराष्ट्र में मिलेंगी, महाराष्ट्र में। बोलो क्लियर है। दूसरा प्रश्न, 200 रुपए वाला नोट दे देता हूं, नोट लो 200 वाला। 200 वाले नोट में लिखना कि जो चीनी उत्पादन है, याद रखना चीनी उत्पादन, इसमें साथियों 2026 में अभी फिर से महाराष्ट्र टॉप पे पहुंच गया और यूपी दूसरे पे आ गया। अब ये सारे डाटा जो हैं, अब ये कहीं ना कहीं पेपर में आपके पूछे जाएंगे, तब आप घर में आकर के मिलाओगे, और अगर मिला लिया तब तो ठीक भी है, नहीं मिलाया तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर हम शुगर या शक्कर की बात करें, शक्कर नगर जो चीनी का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है, यह भारत के तेलंगाना राज्य में पाया जाता है। कहां पर, शक्कर नगर। आहा, मतलब यहां जाओगे तो तुमको शक्कर ही शक्कर मिलेगी, समझ में आ। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है यहां एड्रेस भी लोग पूछने लगे हैं, आईडी पूछने लगे हैं। अरे पूछ लेने दीजिए, आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, जिस भी काम से मिले मिलनी चाहिए। तुम भी जानते हो यूट्यूब पर अगर वो दिख रहा है रामलाल, तो वो रामलाल है नहीं। अगर वो मोहनी दिख रही है तो वो मोहनी है नहीं, उसके अंदर छुपा हुआ मोहित ही मिलेगा। समझ में आया? तो इसलिए प्लीज इन सब अफवाहों से दूर रहें। दुनिया में सबसे बड़ी अफवाह अगर कोई है तो यही है कि आप जो सोच रहे हो वो यूट्यूब पे दिखने वाले इस कमेंट बॉक्स में है नहीं। माफी चाहूंगा। अगर हम बात करें आगे की तरफ, तो 1903 में भारत में प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, साथियों ध्यान रखना, स्थापित हुई थी। इसका एक गांव है प्रतापपुर, वहीं पर लगाई गई थी। तो देवरिया जिला याद रखना, अपने आप सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर है? अब आ जाओ आगे चलते हैं साथियों। अगर हम बात करें फिर इसके बाद गन्ने में प्रजनन का कार्य जो है वो कोयंबटूर में किया जाता है। याद रखना, प्रजनन का कार्य जो ब्रीडिंग का होता है वो कहां पर किया जाता है, कोयंबटूर में। यानी अगर आप देखें कोयंबटूर को, तो इसको एक नाम भी दिया गया है सूत उत्पादन की वजह से, सूती कपड़ों की वजह से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। याद रखना, तो इसको दक्षिण भारत का
मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। साथियों, मैनचेस्टर कहते हैं। कोयंबटूर तमिलनाडु में 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1969 को इसे साथियों सभी लोगों को याद रखना है, ICAR जो है उसको दे दिया गया। इंडियन साथियों काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च जो ICAR है, इसे 1929 में बनाया गया था। यह हमारे साथियों ध्यान रखना एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। अब अगर हम बात कर लें सरसों उत्पादन की, जिसको रेपसीड कहते हैं या सरसों। साथियों, सरसों के उत्पादन में भारत के 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले राजस्थान, जो कुल सरसों उत्पादन का 40% से ज्यादा 43.43% उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर यूपी आता है, जो कुल सरसों उत्पादन का 14.80%। और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, जो 14.45% आता है। तो यहां से आपको याद रखना होगा कि यूपी जो है वो सेकंड नंबर पे सरसों उत्पादन में है। सबसे ज्यादा आगे राजस्थान आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे साथियों मूंगफली उत्पादन को लेकर के। तो जल्दी से देखिए, मूंगफली उत्पादन को लेकर के भारत के 3 प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। ये जो डाटा है ना कि पहला राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, ये बहुत पूछे जाते हैं। साथियों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन गुजरात में, दूसरे नंबर पर राजस्थान में, तीसरे पे मध्य प्रदेश में। साथियों गुजरात में 45.62%, आधे से ज्यादा मूंगफली उत्पादन होता है। इसके बाद राजस्थान में 19.91% और मध्य प्रदेश में 9.65%। ये ऐसे डाटा हैं जिनसे आप अनुमान भी लगा सकते हो, गेस भी कर सकते हो, क्योंकि ये अभी 1-2 साल में पीछे भी नहीं होने वाले, है ना। अब देखो जरा, मूंगफली की अगर हम बात कर रहे हैं तो जरा कुछ पॉइंट याद रखना। मूंगफली की खेती जो है अभी पढ़ाया था, ये किस में आती है? तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। साथियों मूंगफली की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और इसे नवंबर दिसंबर में खोद लिया जाता है। याद करो जरा, कोई डाउट हो तो। मूंगफली खाने में स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर होती है। साथियों इसमें विटामिन ए, बी और B2 जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी और B2 जो है वो साथियों ध्यान रखना एक तरीके से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बोलो क्लियर है? एक फसल और याद कर लो जिसका नाम है सोयाबीन। सोयाबीन आप जानते हैं प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। आप ये कह सकते हो सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही मिलता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। अब देखो एकदम नियर अबाउट है, अभी बीच में 2023 में बदल गया था, महाराष्ट्र पहले पे आ गया था लेकिन फिर से मध्य प्रदेश आ गया। राजस्थान जो है वो आप सभी लोगों को, मतलब 23 से पहले जो डाटा थे उसमें बदल गया था। राजस्थान जो था उसमें साथियों देखोगे तो आप सभी लोगों को तीसरे नंबर पर मिल जाएगा सोयाबीन उत्पादन में। अब देखो जरा, करेंगे अभी सारी चीजों को बढ़िया तरीके से। पहले सवालों पे आ जाते हैं, काफी बढ़िया तरीके से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। चलो आ जाओ जल्दी से। हाँ नोट्स नहीं है मेरे गांव में। अरे नोट्स तुम्हारे गांव में नहीं, जरूरत है उनकी, जरूरत है आप सभी लोगों को इस समय इन नोट्स की, आपकी कॉपी पर। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल के अंतर्गत नहीं आती है? उड़ा दो यूपी पुलिस वाले विद्यार्थियों। अरे अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ कायरता ना समझे हम सिंहों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है और हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। दुनिया के सरपंच हमारे थानेदार नहीं लगते, भारत की प्रभुसत्ता के कोई ठेकेदार नहीं लगते, और तीर तनी कमानों वाले जिस दिन हम छोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ा था लाहौर कराची तोड़ेंगे। पाकिस्तान वालों को साथियों ऐसे ही आवाज दो। जल्दी से देखो, सोयाबीन में आप सभी लोगों ने पढ़ा अभी मध्य प्रदेश है। साथियों मूंगफली में आपको गुजरात पता है। गेहूं के मामले में यूपी आपको मिल गया। खरीफ की फसल में गेहूं की फसल नहीं आती, क्योंकि गेहूं जो है वो यूपी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यूपी में पाया जाता है पहली बात, और दूसरा यूपी में ये गेहूं की फसल या पूरे भारत में रबी के अंतर्गत आती है।
किस देश ने जैविक खेती, यानी जिसको हम सभी लोग कहते हैं कि गोबर से बनी पांस या वैसी साथियों पौधों से या पत्तियों से बनी पांस जो होती है, उससे साथियों ध्यान रखना जो खेती कराई जाती है उसको जैविक खेती कहते हैं। जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने भी सुना होगा साथियों, एक भारत का राज्य है सिक्किम, याद है? पहला राज्य बना है सिक्किम जिसने 100% जैविक खेती करना शुरू कर दिया है। 100% जैविक खेती जो है वो करना शुरू कर दिया, जैविक खेती प्रारंभ। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी आबादी 2011 की जनसंख्या में 6 लाख के करीब करीब थी, तो इसलिए आबादी कम है। इसी वजह से साथियों ध्यान रखना, थोड़ा सा उसके लिए ये आसान हो जाता है ना? तो इस वजह से अभी थोड़ा सा आप सभी लोग कर सकते हो, है ना? तो वो कौन सा देश है जिसने अपने देश में किसानों को मोटिवेट किया हुआ है? देख रहे हो, तुम्हारी सोच अमेरिका से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। कह रहा है अमेरिका, अरे अपने भारत ने साथियों ध्यान रखना जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में किसानों की संख्या भी सबसे ज्यादा है, आबादी ज्यादा है ना, और अपने भारत में लोग तो सबसे ज्यादा कृषि में ही लगे हैं। तुम भूल गए, तुम इसका टेक्निक नहीं समझ पाए, क्वेश्चन का जो तरीका था सॉल्व करने का वो समझ नहीं पाए, इसलिए गलती हुई है। कोई बात नहीं, इसको सही कर लेंगे, स्पीड से थोड़ा सा चलिए। एक अच्छी तरह से सड़े हुए पशु पौधे अवशेष जो होते हैं वो कौन सी खाद का प्रकार होते हैं? तो वो एक कंपोज्ड खाद का प्रकार होते हैं, क्योंकि जब सड़ जाता है कोई पौधा तो वो कंपोज्ड हो जाता है, ध्यान रखना। अगला सवाल, एमएस स्वामीनाथन जो है इनको किसका जनक मानते हैं? तो भारत में हरित क्रांति का जनक मानते हैं। एमएस स्वामीनाथन ने 1966-67 के वर्ष में हमारे देश में कृषि को बढ़ावा दिया। तो भारत में संविधान का जनक अगर बाबा साहब अंबेडकर को याद रखना। श्वेत क्रांति यानी आप सभी लोग दूध के बारे में पूछेंगे तो वर्गीज कुरियन को आप सभी लोग लगा लेंगे, हमारे भारत में आप सभी को मिल जाएंगे। अगला देखो सवाल 15 नंबर, भारत में वाणिज्यिक किसी से उधार ले रखा है, जैसे कभी जमींदार का समय चलता था ना, किसी से उधार ले रखा है, जैसे कभी जमींदार का समय चलता था ना, तो आप क्या करते थे, अपने खेत की जो कागजात होते थे वो जमींदार के पास, लैंडलॉर्ड के पास क्या कर देते थे, गिरवी रख देते थे और अंगूठा लगा लेते थे। ये बफरिंग हो रहा है क्या? अगर हम बात करें, अंगूठा लगा लेते थे और जमीन के पास मतलब भूमि जो है अपने आप क्या कर देते थे, जमींदार के पास रख देते थे। तो जब कागज नहीं होता था आपके पास तो बैंक पैसा नहीं देते थे। तो भारत में वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल बैंक द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता? तो भूमि बंधक के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता, नहीं स्वीकृत किया जाता है। सिंचाई ऋण दिया जाता है, भूमि विकास ऋण दिया जाता है और शुष्क भूमि में खेती करने के लिए ऋण दिया जाता है, लेकिन जो भूमि बंधक होती है उसको लोन नहीं दिया जाता है। चलो अगला सवाल कह रहा है, बताइए बैंक ऋण में प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे कहते हैं? ये अल्पकालिक फसल क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपने एक समय में एक खेत में फसल को करना शुरू कर दिया, याद रखना, जैसे मान लीजिए फसल करना शुरू कर दिया, फसल को जब 1 साल या उससे कम समय, ध्यान रखना कम समय के लिए किया जाता है तो इसे साथियों अल्पकालिक फसल कहते हैं। किसानों को इसीलिए जब लोन दिया जाता है तो लोन भी 1 साल का ही दिया जाता है, ये आप सभी लोग याद रखना। हमेशा जो कृषि लोन होता है वो कितने साल का होता है? एक फसल मतलब एक पूरे साल का होता है। तो फसल जो 1 साल या 3 महीने की अवधि के लिए हो, जो 1 साल या 3, जो फसल 1 साल से अधिक के लिए तो नहीं होगी, जो फसल 1 साल या उससे कम समय के लिए, ये होती इसकी परिभाषा। अल्पकालिक फसल का मतलब परिभाषा पूछ दिया उसने। बैंक ऋण में प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानते हैं? तो जो 1 साल या उससे कम समय के लिए होती है। अब कहोगे गुरुजी ए ऑप्शन भी तो होना चाहिए, इसमें 3 महीने की अवधि से मतलब ही नहीं था, जो है ही नहीं उसको क्यों लिखे हम? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड कहते हैं, ये जो नाबार्ड है इसकी स्थापना 12 जुलाई को साथियों ध्यान रखना की गई थी 1982 में।
याद रखना इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में, और इसको काम ही दिया गया है कि कृषि और ग्रामीण लोगों को लोन प्रदान करेगा। याद रखना आप सभी लोग, इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ध्यान रखना ये दो ही प्रकार के लोन देता है, एक तो कृषि को देता है और दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों को देता है। कृषि और ग्रामीण लोन के लिए साथियों नाबार्ड जो है वो जाना जाता है। नाबार्ड के द्वारा जो लोन दिए जाते हैं ये साथियों कितनी अवधि के लिए होते हैं? तो इनकी सबकी अवधि जो है वो 15 ईयर के लिए होती है। ये हम सभी लोग याद रखना 15 ईयर के लिए होती है। कितने साल के लिए होती है? तो 15 वर्ष के लिए होती है। बताइए जल्दी से, खाद्य तेल जो होता है इससे किससे निकाला जाता है? जल्दी से बताओ फटाफट। आप जानते हैं अभी पढ़ के आए और राजस्थान टॉप पे है इसमें। खाद्य तेल के मामले में राजस्थान जो है वो क्या है भाई? तो सबको पता है नंबर 1 पे है, राजस्थान नंबर 1 पे है। और इसको जब निकालने जाओगे तो हम सभी लोगों को पता है कि ये या तो सरसों से मिलेगा, सरसों की ही एक प्रजाति है राई, साथियों उससे निकाल लेना। खत्म करो, अगला सवाल देखो। भारत में सिंचाई में निम्नलिखित तरीकों में कौन सा सबसे अधिक प्रचलित है? अगर यूपी में भी पूछ लेता तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई की जाती है। और अपने यूपी में आप सभी को पता है सबसे ज्यादा या सबसे नंबर 1 पे खेती है सिंचाई वाली। तो ट्यूबवेल जल सिंचाई, जिसको नदी जल सिंचाई, जिसको साथियों हम नलकूप जल सिंचाई कहते हैं, वो भी आपको कर लेनी होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? अगर आपसे कोई पूछे यूपी में सर्वाधिक नलकूप कहां पर है तो फतेहपुर जिला आप सभी को याद रखना है, सबसे ज्यादा नलकूप है। अगला देखो, कह रहा है भारत में कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र मिलेगा? सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र यूपी में मिलेगा, लेकिन सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र प्रतिशत की बात करें तो 93% भूमि के करीब पंजाब की है जो सिंचित है। हमारे यूपी में 70% के करीब भूमि सिंचित है, लेकिन यूपी का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए साथियों इसका उत्तर बदल जाएगा। अब एक प्रश्न याद रखना, अगर कोई पूछे बताओ नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर होती है? यूपी में होती है। सर्वाधिक सिंचित भूमि कहां पर है? सर्वाधिक सिंचित भूमि आप सभी को याद रखना है, क्योंकि क्षेत्रफल यूपी का ज्यादा है तो इसलिए आप सभी को यूपी लगा लेना है। लेकिन अगर पूछ दे सर्वाधिक साथियों प्रतिशत में सिंचित भूमि, प्रतिशत सिंचित भूमि, तो पंजाब लगाना टॉप पे है, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा भूमि सींची गई है। 92% के ज्यादा भूमि सिंचित है, 93% लगभग में। क्लियर है? अगला देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन फिंगरलिंग नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया? अब देखो फिंगरलिंग मतलब अंगुली वाला, याद रखना अंगुली, अंगुली तो जानते हो ना, अंगुली पकड़ के तूने चलना सिखाया था, याद है आप सभी लोगों को? तो जल्दी से बताइए फटाफट। तो आप सभी को बताना है फिंगरलिंग कार्यक्रम जो है वो किसके लिए? अच्छा देखो गांव में क्या होता था, आप सभी को शायद पता हो ना पता हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं। गांव में तालाब होते थे, है? देखो तालाब होते थे, क्या होते थे? तालाब। आप सभी को पता है तालाबों का पानी निकालकर, आप सभी लोग जानते हैं पानी निकाल दिया जाता था और निकाल करके उन तालाबों से मछलियों को पकड़ लिया जाता था। मछली किससे पकड़ी जाती थी? हाथ से, उंगलियों से। तो ये मत्स्य पालन सेक्टर को और बढ़िया बनाने के लिए फिंगरलिंग नाम का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। अगला देखो, कह रहा है कॉफी का मूल स्थान जो है वो इथियोपिया कहा जाता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहां पर होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन जो है वो प्यारे साथियों आपको ब्राजील में मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा? ब्राजील में। अगर भारत की बात करें तो बताइए भारत में कॉफी कौन लाया? हा कॉफी कौन लाया? जरा बताओ कौन लाया? जरा बता सकते हो कौन लाया था? 4 ऑप्शन गुरुदेव दो तभी बताऊंगा। हाँ मुझे पता था, चलो जल्दी से लगा लेते हैं। फिर ध्यान से देखो, ब्रिटिश लाए थे। जरा देखो सभी लोग, बी ऑप्शन डच लेकर आए थे, सी ऑप्शन पुर्तगाली लाए थे। जरा देखो तो सही। इसके बाद में चौथे नंबर पर फ्रांसीसी लाए थे। कौन लाया था? जरा बताओ तो सही। भारत में कॉफी की खेती किसने शुरू कराई थी? 4 आप सभी लोगों को बताना है प्यारे दोस्तों। तो अगर आप देखें तो हमारे भारत में कॉफी की खेती को प्रारंभ कराने वाले अंग्रेज थे। इन्होंने भारत के पहले, सबसे पहले याद रखना कर्नाटक राज्य में इसकी खेती कराई थी। तो लिख लेना, सबसे पहले कर्नाटक में इन्होंने ये कॉफी का पौधा जो है वो लगाया था। समझ में आया कुछ? तो ऐसे ही आपको खींच के उत्तर देना है।
अगला देखो क्वेश्चन आप सभी को, ये तो मैंने करा दिया था अभी बीच में। अगला 24 नंबर, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध आलू से है, पोटैटो से है, और ये हमारे भारत में पुर्तगाली लाए थे। ध्यान रखना कौन लाया था? आलू की खेती किसने प्रारंभ कराई थी? अरे बोलो, एक गाली, दो गाली और पुर्तगाली, तुरंत कहो, याद है? टमाटर के लिए हमने लाल क्रांति शुरू कराई थी। लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस दोनों से है, ये आप सभी को याद रखना होगा। अगला देखो 25 नंबर, कह रहा है बताइए इनमें से डैश डैश एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। इसको साथियों क्या कहते हैं? इसको रेंचिंग कहते हैं, क्रॉप रेंजिंग कहते हैं, शेयर क्रॉपिंग कहते हैं, या हॉबिंग कहते हैं। अब आप सभी लोग ये कह लो कि जैसे ठेके पर खेती नहीं दे दी जाती है, तो जब ठेके पर खेती दे दी जाती है, जैसे ये वाला खेत है, तुमने कहा इसके 4 भाग हैं, समझ लोगे उत्तर आसानी से निकल आएगा। एक हिस्सा ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। साथियों एक है इस खेत का मालिक और एक है साथियों ध्यान रखना ठेकेदार। तो जो ठेकेदार है उसने मालिक से कहा कि एक हिस्सा खेत का मुझे दे दो, ये वाला मुझे दे दो, इसके बदले में मैं अपने आपके इस हिस्से में कुछ भी उगाऊं, आपसे मतलब नहीं है। इसमें इन 3 हिस्सों के लिए जो बीज होंगे, जो इसके साथ में उर्वरक होंगे और जितनी भी सिंचाई की सुविधा होगी, ये हम उपलब्ध करा देंगे, यानी ठेकेदार दे देगा। तो इसी को कहते हैं शेयर क्रॉपिंग, मतलब एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। याद रखना, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, इसको आप सभी लोग याद रखना, सभी लोग नोट करके डाल लीजिएगा। अगला देखो, भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? बहुत गजब का सवाल। भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? उच्चतम बताना है, जल्दी से बताओ। हम सभी लोग जानते हैं, देखो उत्तराखंड और कर्नाटक से कोई मतलब नहीं। तमिलनाडु राज्य जो है ये 2023 में साथियों ध्यान रखना, हम सभी को पता है सेकंड रैंक पे था। 2024 में और 2025 में इसने साथियों 2024 का जो वर्ष था उसमें इसने टॉप 1 रैंक प्राप्त करी, और 2025 में प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में फिर से अपना यूपी टॉप पर आ गया। तो अब आपके पास उत्तर एक ही बचा था, खटाक से उत्तर लगाओ और अपना काम बढ़ाओ। अगले सवाल पे आ जाओ। कह रहा है साकी विज्ञान जो है इसमें किसके अंतर्गत विपणन संबंधित कार्य किए जाते हैं? तो साकी विज्ञान किसके उत्पादन? साकी का मतलब गांव में बोलते नहीं, तुम्हारे घर में क्या साग बना है क्या? इसको साग सब्जी बोलते हैं, याद रखना साग सब्जी। साथियों जल्दी से बताइए, तो साकी विज्ञान का संबंध हमेशा सब्जियों से आपको मिलेगा। हमारे भारत में नेशनल, साथियों आप सभी लोगों को याद होगा, हॉर्टिकल्चर मिशन चालू किया गया था। यह मिशन 2005 के वर्ष में चालू किया गया था। इसको लिख लीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, हॉर्टिकल्चर मिशन है। इसके तहत साथियों ध्यान रखना, हमने साथियों ध्यान रखना फल और सब्जियां जो हैं उनके उत्पादन में भारत को पहले स्थान पर लाने की कोशिश करी थी। फल और सब्जियां जो हैं उन पर फोकस किया जाएगा, ऐसा कहा गया था, लेकिन अभी भारत दोनों में सेकंड रैंक पर है, इसको ध्यान रखना। अगला देखो, चींटियों के हमले से बचाने के लिए फसलों को इनमें से किसको छिड़काव के रूप में प्रयोग कर देते हैं या खेतों में डाल देते हैं? अरे चींटियों के खतरे से, बिल्लियों के खतरों से, नागिन के खतरे से, हा जादू टोना के खतरे से, बाबू सोना के खतरे से, समझ में आ? तो ये सारी चीजें जब भी तुमको मिल जाए तो आग लगा दो। ध्यान रखना, किससे लगा दो? आग। तुम जानते हो आग किससे पकड़ती है? कैरोसिन से पकड़ती है। तो या तो तुम कैरोसिन का छिड़काव कर दो, या साथियों ध्यान रखना तुम कपूर का छिड़काव कर दो। अब दोनों आग पकड़ा देते हैं, बोलो पकड़ा देते हैं कि नहीं? ऐसे ही याद किया जाता है, समझ में आ? हाँ, आग लगा दो। तो या तो कपूर से छिड़काव करा दो, या कैरोसिन तेल मिट्टी का होता है उससे छिड़काव करा दो। याद रखना,
चींटियां नहीं आएंगी। मध्य प्रदेश में खेती के लिए जो झूमिंग खेती होती है इसको क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, रोका कहा जाता है। झूमिंग खेती का मतलब जानते हैं? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक ये खेत है, इसमें पेड़ लगे हुए थे, पहले इनको काटा पीटा गया और यहां पर खेती की गई, लेकिन 1-2 साल बाद खेती करने के बाद ये खेत फिर से अनउर्वरक हो गए, तो फिर से पेड़ वाले खेत ढूंढो, फिर से काटो पीटो और फिर से साथियों दूसरी जगह नई खेती करो। इसी को कहते हैं झूमिंग खेती। झूमिंग खेती का मतलब होता है झूम जाओ, ऐसे ऐसे, एक बार यहां झूमे फिर उधर झूमे। अब झूमने वाला व्यक्ति स्टैब्लिश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो तुरंत याद रखना, मध्य प्रदेश में झूमिंग खेती जो होती है इसको दहिया के नाम से जाना जाता है। अगला देखो 30 नंबर, एक साधारण उपकरण जिसका उपयोग जंगली घास को हटाने, मिट्टी को ढीला करने में किया जाता है, इसको फावड़ा कहते हैं। याद करो फावड़ा क्या करता है? मिट्टी को काटने पीटने के काम आता है कि नहीं? ध्यान रखना फावड़ा। सर आप हीरो लगते हो, बहुत ही शानदार हीरो लगते हैं, तो हीरो वाले काम भी करो हैं सुबह से। भाई साहब चलो आ जाओ, थोड़ा सा ले लेते हैं। देख रहे हो हमारा भाई साहब जो पीआर टीम में है, गजब की हंसी आ रही है, हैं गुरुजी पी रहे हैं। सही बात कहा मित्र। अब पनीर टिक्का खाने वाला कहां हमारा इलेक्ट्रॉल पिएगा है? आ जाओ जल्दी से। देखो ये फावड़ा जो है ये तुम्हारे अंकित सर ने भी खूब चलाया है, मतलब मैंने भी चलाया है, लेकिन यकीन मानो मुझे इसके पहले कभी नहीं पता था। मतलब जब से पढ़ाना शुरू किया तभी पता चला कि इस पर भी प्रश्न आ सकता है, नहीं तो मैं कभी इसके बारे में नहीं जान पाता। फावड़ा तो अपन चला चला के हाथ में ढट्ठा डाल लिए थे, घर बनवा रहे थे जब। खेती वेती में भी खूब कोन ओन गोड़ने के लिए चलाया जाता है ना, सब जानते होंगे। जल्दी से बताओ, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? अच्छा एक बात बताओ, जो नगदी फसलें होती हैं बहुत ही शानदार जबरदस्त, सर डेली लाइव आकर के बढ़िया मेहनत करते हैं, देख रहे हो, और तुम सभी लोग एक बार शेयर एयर भी नहीं करते हैं, तो कर दिया करो सभी लोग शेयर एयर। अब एक बात बताओ, जैसे तुम सभी लोग जानते हो गन्ना की खेती है ना, जैसे तुम्हारी कॉफी की खेती है, कॉफी वॉफी सब जानते हो ना, तुम सबको पता है ये सभी की सभी हमारी रोपड़ खेती आती हैं, इनको रोपा जाता है। तो ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उसे रोपड़ खेती कहा जाता है। ये आप सभी को याद रखना है, बेचो और पैसा कमाओ। कह रहा है निम्न में कौन सी बागानी फसल में नहीं आता है? पढ़ा चुका हूं सबको एक एक शब्द टू शब्द। बागानी फसल कॉफी चाय काजू मोटे अनाज नहीं आते मेरे दोस्त, तुमको पता है मोटे अनाज इनको आप सभी लोग पढ़ोगे इनके उत्पादन में। साथियों राजस्थान नंबर 1 पर है, पढ़ा चुका हूं खेती से जुड़े हुए पॉइंट, पूरी थ्योरी जबरदस्त। मोटे अनाज में आप सभी को जैसे ज्वार बाजरा आप सभी को याद रखना है, मिल जाएगा। तो खत्म हो गया काम। अगला देखो, कह रहा है बताइए तूर दाल अन्य नाम से जानी जाती है। अब देखो जरा मैं आप सभी को इसकी थोड़ी सी थ्योरी कराऊंगा, मजा आ जाएगा एकदम, ऐसे लगेगा वाह जी वाह गुरुजी एकदम तूर दिया है। जरा देखो सभी के सभी, क्योंकि जब तक कंटेंट में दम नहीं होगी तब तक बात करना भी ठीक नहीं है ना। तूर दाल की बात कर लेते हैं साथियों। सबसे पहले दलहनी फसलों की बात करते हैं। जब दलहनी फसलों पे आओगे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था। तुम सब लोग अपने दिल पर हाथ रख के कहना कि क्या तुमको पता था दलहनी फसलों के बारे में? गुरुजी कसम से बताना सच में क्या पता था? 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन फसल के वर्ष के रूप में घोषित किया गया। कुल दाल उत्पादन में अग्रणी अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, जहां पर टोटल दाल का 1/4 या 24.64%। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे पे राजस्थान आता है। बोलो क्लियर है सब कुछ? अगर हम प्रमुख दलहन फसल अरहर उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई है, इसको आप याद रखना, मतलब जो अरहर की दाल है वो हमारे भारत में उत्पत्ति हुई है। समझ में आया? जल्दी से बताओ। अगर हम बात करते हैं अरहर, साथियों ध्यान रखना पिगन भारत में उगाई जाने वाली लगभग सभी दालों में अपना विशिष्ट स्थान रखती है।
इसका उत्पादन देश के लगभग सभी भागों में किया जाता है। हम सभी लोगों को याद रखना होगा। अगर हम बात करें इनका वनस्पतिक नाम क्या है, तो इसको कैजनस कजान के नाम से जानते हैं। अरहर की दाल को तूर भी कहते हैं। आ गया सवाल, इसलिए कहते हैं कंटेंट में दम रखो। सभी लोग क्लास को लाइक वाइक के लिए सब कर देंगे, तुम चिंता ही मत करो। है लाइक वाइक के लिए तो कहना ही नहीं चाहिए, अपने आप ये सब करेंगे, दौड़ दौड़ कर करेंगे, बस मेहनत करने वाले टीचर चाहिए। तो यहां पर देखो, तुम सभी लोगों ने अरहर की दाल से जुड़ा हुआ जो सवाल किया था कि बताओ तूर दाल को अन्य किस नाम से जानते हैं। तूर देंगे, ध्यान रखना, क्या कर देंगे बोलो जल्दी से, तूर देंगे, तूर देंगे। समझ में आ, ये आप सभी लोग याद रखना। तो तुरंत हम सभी लोगों को याद रखना है, तूर दाल का मतलब अरहर वाली। समझ में आ? एक बच्चा कह रहा है मोहिनी भाभी की कसम शेयर मत करना, नहीं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अच्छा, ये अच्छा तुमको पता चल गया। खैर, कम से कम खुशी हुई कि कंटेंट बहुत अच्छा है, तो कंपटीशन बढ़ेगा। अरे बढ़ जाने दो, कम से कम और मजा आएगा। समझ में आ? आगे देखो, कह रहा है जरा देखो, अब ये भी सब चीजें पता होनी चाहिए। भारतीय मृदा में किस चीज की कमी पाई जाती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की। साथियों, हमारे भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी है, और इसे पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम सभी लोग? पूरा करने के लिए हम यूरिया को डालते हैं। तो याद रखना, एक प्रश्न आता है कि बताइए यूरिया कैसा उर्वरक है? तो यूरिया को नाइट्रोजनस उर्वरक कहा जाता है। अब एक तुमको स्टैंडर्ड मानक समझाते हैं, अगर समझ में आ जाएगा तो बेस्ट है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। आप सभी लोग दुनिया में अमेरिका से तुलना करते हो भारत की, है ना? तो एक तरफ भारत लिखना, दूसरी तरफ अमेरिका लिखना। अमेरिका में जो नाइट्रोजन है, ध्यान रखना, इसकी बात मैं कर रहा हूं, और भारत में नाइट्रोजन खेती में कितनी है? इसमें नाइट्रोजन 0.10 से लेकर के 0.17 के बीच में है। और अगर भारत की बात करें, तो भारत में भाई साहब सुनकर आप दंग रह जाएंगे, 0.7 से लेकर 0.9 के बीच में है। मतलब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन की मात्रा भारतीय मृदा में बहुत कम है। याद रखना, या डेसिमल लगा लेना। समझ में आ? तो कुल मिलाकर के नाइट्रोजनस उर्वरक की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया लगा देते हैं। अच्छा, तो गुरुजी फिर दिक्कत क्या है? यूरिया डाल के खेती बढ़ा लो, लेकिन यूरिया का अत्यधिक प्रयोग करना भूमि को रेतीला बना देता है, भूमि खत्म हो जाएगी। समझ में आ? सर हम आपसे नाराज हैं। वाह जी वाह, बहुत ही शानदार। कौन सा हमने आपसे कुछ छीन लिया है? मैंने आपसे कुछ ले लिया क्या? नाराजगी की क्या बात है भाई? तुमको पढ़ा रहे हैं बढ़िया से, क्लास को एकदम आपसे जबरदस्त तरीके से कंटेंट दे रहे हैं, नाराजगी की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? लोग आज की कलयुगी दुनिया में नाराज तो उससे भी नहीं होते जिसने तुम्हारे वाले को मैसेज भेज दिया होता है कि हेलो क्या कर रहे हो। समझ में आ? आज के समय में कोई नाराज वराज नहीं होता। नाराज तुमको लग रहा है कोई होता है? नहीं होता भाई। नाराजगी किस बात की? मैंने तो तुमसे कुछ मांगा भी नहीं। मैंने तो कभी झूठ में तुम्हारा नाम भी अपना बदल कर तुमसे ये भी नहीं कहा कि भैया मेरे में रिचार्ज कर देना, है ना? कई बार ऐसा होता ना, यूट्यूब में अभी तुमसे कोई कह दे हेलो पवन रिचार्ज कर देना एक, है तो पवन सोच रहे हैं अरे इसमें तो भाई साहब अपना फायदा है। ये नहीं सोच रहे पवन की पवन हवा उड़ गई है। आ जाओ जल्दी से। गन्ना उत्पादक राज्य भारत का सबसे बड़ा कौन है? तो हम सभी लोग कहेंगे सर उत्तर प्रदेश है, टॉप पे आता है। पूरी कंटेंट बढ़िया थ्योरी पढ़ा चुका हूं। अगला देखो, कह रहा है भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन इनमें से किस राज्य में होता है? अगर नारियल की बात करें, रबड़ की बात करें, तो ये सब अपने केरल राज्य में सबसे ज्यादा मिल जाएगा। क्लियर है? ध्यान से देखना और उत्तर बताते चलना। 37 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नगदी फसल कही जाती है? व्यापारिक या नगदी फसल का मतलब क्या होता है? मतलब जिसको बेचो और पैसा कमाओ। बाजरा, कपास, धान या ज्वार? जल्दी से बताओ फटाफट। अब एक बात बताओ, ज्वार तो हमारी खाद्यान्न में आता है गुरुजी, आता है, मोटे अनाज में आता है, बिल्कुल सही है, इसको मोटे अनाज में रख लेते हैं। चलो हटाओ। धान भी खाद्यान्न में आता है कि नहीं? बताते रहना, सिर्फ झूठ मत बोलना। तुमको कसम है, तुम जिस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते होगे उसी की गलती से भी गलती मत करना। बताते रहो जल्दी से फटाफट। हम सभी लोग जानते हैं सर, जानते हैं हम सभी लोग। जूट को पढ़ोगे, तंबाकू को पढ़ोगे,
गन्ना को पढ़ोगे, ये सब हमारी नकदी फसलों में आती हैं। उसी में हमारी कपास भी नकदी फसलों में आ जाती है। बाजरा भी तो मोटे अनाज में आता है, बोलो आता है कि नहीं। धान खाद्यान्न में आ जाता है, सब पढ़ा चुका हूं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? व्यापारिक फसल नहीं है। कोको, जिसको कॉफी कहते हैं, जूट आप सभी को पता है, कपास भी पता है। अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो केवल बाजरा एक ऐसी, साथियों ध्यान रखना, फसल है जो हमारे मोटे अनाजों में आता है, और इसके बाद में राजस्थान में टॉप लेवल पर बाजरा पाया जाता है। तो ये आप सभी को याद रखना होगा, राजस्थान में टॉप लेवल पर आता है। ये हमारे खाद्यान्न में आ गया। जल्दी बताइए, वैश्विक स्तर पर भारत बागवानी क्षेत्र में सब्जियों और फलों के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। इन विकल्पों में कौन सा एक बागवानी में या बागवानी क्षेत्र का एक उत्पाद नहीं है? अच्छा, अगर पूछ ले नंबर 1 पे कौन है, जरा ध्यान से देखना सभी लोग, नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे साथियों आप सभी को याद रखना है, बागवानी और फलों में चाइना आपको मिल जाएगा, चीन आपको मिल जाएगा। दूसरे पे भारत है। साथियों, बागवानी क्षेत्र का उत्पाद मसाले, फूल, पेड़ और अनाज, औषधि या साथियों रोपड़ वाली फसलें, इसके बाद में सुपारी। जल्दी से बताओ फटाफट, तुम्हारे नाम की सुपारी दे देंगे अगर तुमने पढ़ाई मन से नहीं करी तो। जरा बताइए इनमें से कौन सी नहीं आती, जरा देखो फटाफट। हाँ, दिमाग लगाना पड़ेगा। आप कुछ ले रहे हैं सर, सी लगा लेंगे। औषधि पौधे और रोपड़ फसलें। अच्छा, तुम एक बात बताओ, अनाज जो होता है, अनाज जो होता है ये क्या होता है सर? गेहूं होता है सर, ये धान होता है। अगर दुनिया में कभी भी तुम पढ़ोगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अनाज कभी भी जिंदगी में, जीवन में अनाज जो होगा वो साथियों गेहूं इत्यादि की फसलें बागवानी क्षेत्र में नहीं आएंगी। पेड़ और साथियों अनाज। अब पेड़ का मतलब सिर्फ तुम्हारा, अच्छा गेहूं का पेड़ नहीं होता क्या? गेहूं का पौधा नहीं बोलते उसको, पेड़ पौधा। आप सोचो यही तो होता है। गेहूं के पौधे को क्या बोलते हो? गेहूं बोल देते हो खाली। गेहूं का भी तो पौधा होता है। फंस गए विनोद, फंस गए। इतना पढ़ने के बाद भी तुम फंस गए। तो एक बार प्यार से सभी लोग बोलो अंकितेश्वर महाराज की जय। जानते हो ना अंकितेश्वर महाराज का मतलब क्या है? अंकित के भी जो महाराज हैं, मतलब भोलेनाथ। बोलो, समझ में आया? कुछ मजा आया? हर हर महादेव। अब देखो, ये होता है असली कंटेंट जो तुमको समझा समझा के बताया जाता है। थ्योरी वाली क्लास इसीलिए साथियों इंपॉर्टेंट है। साथियों 2026 में अभी ये करंट अफेयर्स का बिल्कुल आग उगलता हुआ सवाल, ध्यान रखना। करंट अफेयर्स अगर आपकी मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है। ध्यान रखना, करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो सभी के सभी, 2026 में जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो इसमें साथियों हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं, कौन है भैया? अभी आप सभी लोग जानते हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह ने साथियों चिल्ला चिल्ला के कहा, शिवराज सिंह चौहान ने चिल्ला के कहा कि हमने चाइना का टकला बजा दिया, क्योंकि चाइना को हमने पीछे छोड़ करके धान में भारत नंबर 1 पे पहुंच गया। तो धान भारत की मुख्य फसल बन गई। तो याद रखना, सर्वाधिक उत्पादन भारत में किया जाता है। तो लिख लो, सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो याद रखना अपने भारत में। बोलो क्लियर है? फंस जाओगे, मैं फिर कह रहा हूं। अगर 2 दिन पहले, मतलब अभी जनवरी फरवरी के पहले देखोगे तो चाइना सेकंड रैंक पे आपको मिल जाएगा। हम सभी को याद रखना है। अभी मतलब अभी तुरंत 2-3 महीने पहले भारत सेकंड पे था। बहुत जल्दी साथियों हमने इसको रिकवर किया है ना। आ जाओ जल्दी से। देखो, चीजें समय लगेगा सीखने में, बनाने में, लेकिन जब बन जाएंगी तो अपने आप सब चीजें समझ में आने लगेंगी। क्लियर है? अगर हम बात करें इन सब चीजों की, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा चना वना की। चना जो है वो रबी ऋतु में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है। ध्यान से देखना, याद रखना, सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि इस बार आपकी सूरत बदलनी चाहिए, वर्दी में दिखना चाहिए आप। समझ में आ? ये आप सभी लोग याद रखना, चना जो है रबी के फसल में आता है। भारत में चने का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में किया जाता है। कुछ डरने की जरूरत नहीं। इसके लिए हम अभी सभी को एक पूरा चार्ट पढ़ा देते हैं, काम आ जाएगा।
ध्यान से देखना, चना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, जहां पर कुल चना उत्पादन का साथियों 26.4%। दूसरे पे महाराष्ट्र चना उत्पादन में दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर साथियों ध्यान रखना राजस्थान आप सभी को चना उत्पादन में मिल जाएगा। तो ये टॉप 3 चना उत्पादन राज्य हैं। बस देखो पूछता क्या है साथियों, ध्यान रखना एक तरीके से एक एक लाइन आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछे चना उत्पादन में तो मध्य प्रदेश को आप लगा लेंगे। अब हम बात करेंगे बागानी फसलों की। याद रखना राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में, जब हमारे देश में प्रधानमंत्री आप सभी को पता है कौन थे, तो इंदिरा गांधी जी थी। उनके समय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। तो बागवानी बोर्ड जो है 1984 और हेडक्वार्टर हरियाणा, आपको याद रहेगा। बोलो याद है। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में चाय की फसल आती है, कहवा की फसल आती है जिसको कॉफी कह देते हैं, रबर की फसल आती है, नारियल की फसल आती है। ये हमारे देश में प्रमुख बागवानी फसलें कही जाती हैं। क्लियर है? जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार। एक बच्चा है, नाम कुछ और है, कह रहा है दिल दिया था जिसे वो दिल्ली चली गई। आहा, ये दर्द तुम्हारा खत्म नहीं हो पाएगा है। पेपर खत्म हो जाए लेकिन ये दर्द खत्म नहीं होगा। इसलिए नहीं क्योंकि तुमने इस दर्द को अपने दिल में दबा रखा है। और कुछ तो दर्द के लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। पता क्या करते हैं, शाम को जाएंगे, दुखी रहेंगे दिन भर, इधर डले पड़े उधर डले पड़े। शाम को जाएंगे, एक खास प्रोडक्ट को लेंगे, पैसे है नहीं, 70 रुपए, समझ में आ, 70 रुपए में एक प्रोडक्ट लेंगे, समझ में आ, और तुरंत उसको पी लेंगे और फिर रास्ते में गिरते पड़ते आएंगे, नालियों में सब पूरा टेस्ट ले करके घर जाएंगे, घर वाले भी परेशान, समझ में आ। और जो धड़ाधड़ मुक्की मुक्का होता है फिर उसके बारे में बताना नहीं। सुबह कहीं मुंह सूझा है, कहीं नाक सूझी है, पड़ोसी भी चिल्ला रहे हैं, सब गरिया रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ऐसी भाई साहब स्थिति आ जाती है, समझ में आ। तो इसलिए तुमको है ना, तुमको ये रोग दूर करने पड़ेंगे भाई, पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ। चलो आ जाओ। अब अगर हम बात करें साथियों, पहले तो हम भारत में कॉफी के बारे में, नकदी फसलों के बारे में, बागवानी फसलों के बारे में बात कर रहे थे। भारत में कहवा या कॉफी की 2 प्रमुख किस्में होती हैं, इसको याद रखिएगा। एक तो अरेबिका होती है और दूसरी रोबस्टा होती है। ये दोनों कॉफी की प्रजातियां हैं। कॉफी को एथियोपिया नामक देश में, आप सभी लोग याद रखना, एक तरीके से पाया जाता था। एक बच्चा कह रहा है सर 85 का हो गया, हमारे जमाने में 70 का आता था है। बहुत पीड़ित आदमी है, नाम है इनका वीरेंद्र जी, वीरेंद्र यादव। कैसे तुम्हें पता? आ जाओ जल्दी से, पहले पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है बताइए कॉफी का उत्पादन अगर देखें तो हमारे भारत में, ये मत सोचना कि ये पुराना डाटा है क्योंकि अभी नया अपडेट ही नहीं हुआ है, और अपडेट भी हो जाएगा तो कर्नाटक को पीछे थोड़े ना कर पाओगे। कुल कॉफी उत्पादन में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कर्नाटक की, आसपास भी कोई नहीं भटकता इसके, समझ में आ। तो सबसे पहले कर्नाटक, दूसरे पे केरल, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे आंध्र प्रदेश। 4 याद कर लो, काम हो जाएगा। उड़ीसा और मतलब जो उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं उनको नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें 1942 में, अब मैं वो पढ़ाने जा रहा हूं जिसका कंटेंट केवल आप ही के पास होगा, जिसकी वजह से आप अंकित सर को जानते हैं। पढ़िए जरा। 1942 में कॉफी अधिनियम आया जिसको कॉफी अधिनियम 7 कहते हैं। इसके द्वारा कॉफी बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1942 में गांधी जी ने इसी साल, सभी को पता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। चाय एक ऐसा उद्योग है जो संसद के अधिनियम के तहत संघीय सरकार के नियंत्रण में है। मतलब चाय जो है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। इससे ऐसे याद कर लो, चाय मोदी जी बेचते थे तो मोदी जी के हाथ में चाय है, समझ में। अब आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछे चाय संसदीय नियंत्रण में काहे के लिए है, कह देना मोदी भाई ने छोड़ा ही नहीं, समझ में। ये आप सभी लोग याद रखना। चलो आ जाओ जल्दी से। तो हो गया, फटाफट देखो। अगर हम टी बोर्ड की बात करें तो टी बोर्ड भारत में साथियों 1903 में स्थापित किया गया था। भारतीय उपकर विधेयक के नाम से इसको हम तब स्थापित करते हैं। वर्तमान टी बोर्ड का गठन 1953 में आजादी के साथियों बाद किया गया था।
इसको साथियों 1 अप्रैल 2054 से हमने क्या कर दिया, लागू करा दिया था। तो ये अधिनियम था 1953 का, लागू 1954 1 अप्रैल से, वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था उसी में कर दिया था। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे चाय के बारे में कि भाई इसकी क्या मतलब टेम्परेचर होना चाहिए, वर्षा कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें ध्यान रखना। अगर हम चाय की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ कहा जाता है। संसार में अधिकांशतः लोग पसंद करते हैं, मुलायम और नई पत्ती द्वारा तैयार की जाती है। साथियों चाय की बात करें तो चाय के लिए न्यूनतम वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खेत में पानी भरा नहीं होना चाहिए, गिरे और बह जाए। साथियों तापमान जो है वो 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर, जिसको मध्यम तापमान कहते हैं, हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, नहीं तो खेती खराब हो जाएगी। चाय जो है वो पहाड़ी ढलानों पे की जाती है। मैंने क्या कहा था अभी, पानी भरना नहीं चाहिए, ये आप सभी लोग याद रखना। साथियों चाय की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, इसके लिए इसकी जड़ों का जमाव ना हो सके। साथियों चाय के लिए आर्द्र यानी नम जलवायु होनी चाहिए। आर्द्र का मतलब नम जलवायु जो है वो होनी चाहिए। चाय की पत्तियों की तोपाई वर्ष के कई बार की जाती है। इसकी खेती रोपण विधि से साथियों होती है। याद रखना, आप सभी को पता है चाय के पौधे लगाए जाते हैं, हम सभी ने पढ़ रखा है। बोलो कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना। अगर आंकड़ों के अनुसार देखें तो 2023 में भारत दुनिया में चाय में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना। पहले स्थान पर चाइना है, ये आप सभी को याद रखना। वैसे चाइना जो है वो कई सालों से चाय उत्पादन में पहले स्थान पे बना हुआ है, ये अभी कोई नया नहीं है। भारत में चाय के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जहां पर असम जैसे राज्य आपको मिल जाएंगे, दूसरा दक्षिण भारत का क्षेत्र, और तीसरा हिमालयन पश्चिमी क्षेत्र। यह हम सभी को याद रखना होगा। अब हम बात करेंगे रबड़ के बारे में। थोड़ा सा कठिन लगेगा, आहा बड़ा दुख हो रहा है गुरुजी, कैसे करेंगे इतना सब कुछ, समझ में आ। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो लाइन एक बड़ी सुंदर सी आपने सुनी होगी कि लगाकर आग सीने में शौक हमने भी पाले थे। कोई पूछे तो कह देना कि हम 17 दिन 17 मैराथन वाले थे। याद रखना, ये 17 दिन 17 मैराथन वो टॉपिक हैं जिनमें आप सभी लोगों को गजब का कंटेंट, बढ़िया थ्योरी हम आपको दे रहे हैं। थ्योरी के साथ साथ इसमें आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी दे रहे हैं। ये पेपर में साथियों आपके लिए रामबाण साबित होगा, बस मेहनत में कमी मत छोड़ना। भारत ने रबड़ बोर्ड का गठन, साथियों अगर आपसे कोई पूछे तो 1947 के एक्ट के तहत 18 अप्रैल 1947 को भारतीय रबड़ बोर्ड के गठन के साथ किया गया था। यानी रबड़ बोर्ड का गठन किया गया कब, तो हम सभी को याद रखना है 1947। रबड़ उत्पादन और विपणन विधेयक 1954 द्वारा भारतीय रबड़ बोर्ड का नाम रबड़ बोर्ड जो है वो रख दिया गया। बोलो क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से, आ रहा है कि नहीं? एक बार अगर आ रहा है तो सभी लोग दिल भेजकर बता दो कि हाँ सर बढ़िया से समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन कराना बड़ी बात नहीं है, मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूं, 40 से ज्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं। लेकिन अगर आप थ्योरी ही नहीं समझ पाओगे तो फिर उन क्वेश्चंस का क्या वजूद बचा, समझ में आ। क्लास कब स्टार्ट होती है? 8 बजे बेटा होती है, 8 से 10 के बीच में क्लास रोज होती है, ये आपकी जीके जीएस की। अब मैं आपसे बार बार कहूं वो चीज अच्छी नहीं लगती। भाई एक बार आप खुद से सोचो, यदि आप इस क्लास में प्रॉपर नहीं रह पा रहे हो, इसमें हमारी कोई गलती है क्या? हम तो अपना 100% कंटेंट आपको दे रहे हैं और पेपर के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे यहां से प्रश्न बने थे। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल आपको मिल जाएगा। देश का अधिकांशता भाग जो है वो इसको उत्पादित करता है, यह हम सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करें भारत, साथियों आम के बारे में बात कर लेते हैं। आम जो है ये हमारे फलों में आता है, हम सभी को याद रखना होगा। अरे थैंक यू सो मच सर। हमारे जी, ये हमारे जय सर हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारे मतलब जिसको कहते हैं ना दिलों में रहते हैं। जय सर हमारे इंग्लिश के बहुत मतलब जिसको कहते हैं सीनियर टीचर हैं और अपने छोटे भाई की तरह हमें बड़ा प्यार करते हैं। कल रात में सर ने हमें बहुत कुछ खिलाया था सर, उसकी सुबह तक मतलब जिसको कहते हैं ना। आप लोग अंकित सर से पढ़ते हैं तो आप सर का नेचर पता होगा, बहुत ही लीनियंट इंसान है। तो सर का बड़प्पन है कि वो हमेशा तारीफ करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें सर की बड़प्पन है। और मुझे तो एक चीज़ बड़ा अच्छा लगता है सर आप लोगों को देख करके, मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये ऐसा कोई कैमरे पे तारीफ नहीं है।
जितनी डेडिकेशन और डिवोशन के साथ आप लोग लगे हैं ना क्लासेस को ले करके, मतलब वो बड़ा इंस्पिरेशनल है हमारे लिए। यानी हम लोग यही बात करते हैं, जो हमारी एसएससी वाली टीम है, कि अरे यार एक हमारी जो सर की टीम है उनको देखो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सर 3-4 घंटे छोड़ दिया जाए तो आप लोग कैमरे के सामने ही होते पूरे टाइम। 2 से 4 बस छोड़ दीजिए सर। बस उतना ही, उसके बाद उतना भी आपको खाने और आराम करने का टाइम मिल जाता है, उसके बाद तो पढ़ाई लगे हैं। तो बस मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा फाइनली, कि जो बच्चे आप लोग के एग्ज़ाम है 17-18 दिन के बाद, फोड़ के आइए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। होगा क्या, अभी ना आपका जो भरोसा है वो थोड़ा-सा डगमगाएगा बीच में, है ना? बहुत सारे ऐसे थॉट्स आएँगे, मल्टीपल थॉट्स, यार होगा कि नहीं होगा, और पैनिक मत होना, वहीं पे कॉन्फिडेंट रहना, अपने टीचर से बात करना, इनसे जुड़े रहना, ये तुम्हें मोटिवेट करते रहेंगे। बस पॉजिटिवली जा करके अपना एग्ज़ाम देके आओ, सब अच्छा होगा। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। थैंक यू चलो सर, सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सौभाग्य कि भाई साहब को चाय पिलाने अरे का नहीं मौका सर, मिला कि हम भी आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ये तो सर आपका प्यार है। तो सर हमारे बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, सुबह 8 बजे आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आते हैं। सर की वोकैबुलरी और सर का जो कंटेंट है वो पूरे इंडिया लेवल पर बहुत अच्छा है, मतलब ये मानिए कि इंग्लिश के सबसे बेहतरीन फैकल्टी हैं। साथियों अब हम बात कर लेते हैं अपने फलों के उत्पादन वाली फसल आम पर। साथियों आप जानते हैं आम सबसे ज्यादा अपने उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ का क्षेत्र है वो आम उत्पादन में भाई साहब जबरदस्त तरीके से जाना जाता है। आम भारत की मुख्य फसल है जो विश्व में फलों के राजा के नाम से विख्यात है। यह विटामिन ए, सी और कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है। लगा लो जल्दी से। अच्छा एक बात बताऊं तुमको, देखो पाकिस्तान से हमारी खूब लड़ाई रहती है, लेकिन जब आम की बात आती है तो पाकिस्तान को ही हम सबसे ज्यादा बेचते हैं। वो आम हमारे खाए बिना रह ही नहीं पाता, समझ में आया? तो ये आप सभी लोग याद रखना। अगर हम बात करें देश की आम की लगभग प्रजातियों के बारे में तो 1000 के करीब प्रजातियां हैं, परंतु व्यापारिक स्तर पर इसको हम सभी लोग पढ़ें तो अल्फांसो, इसके साथ केसर, आम्रपाली, तोतापुरी, बनारसी लंगड़ा आम जिसको अभी साथियों जीआई टैग दिया गया था, याद है आप सभी लोगों को? तो जो बनारसी लंगड़ा आम है इसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है, इसको हम सभी लोग एक तरीके से याद कर लेंगे। बोलो क्लियर है आप सभी लोगों को? इसके बाद आप सभी लोग जरा बताते चलिएगा एक एक चीज को। आम की साथियों बीज रहित प्रजाति सिंधु कही जाती है, या विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। आहा गुरुजी, सिंधु का मतलब क्या है? सिंधु जो है, मैंने आपको, वैसे कितने लोगों को पता है कि मैंने ये पढ़ा रखा है? मैंने आपको कहा था कि ये एक ऐसा आम है जिसने मुहावरे तक को गलत करा दिया। मुहावरे पता किसको कहते हैं? जैसे आम के आम गुठलियों के धाम, सुना होगा, ये कहावत थी, वो कहावत ही गलत हो गई, क्योंकि सिंधु जो है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में पाया जाने वाला एक आम है। साथियों ध्यान रखना, कहां पर? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, और इसको हम कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, यानी इसमें बीज ही नहीं होता, बीज रहित। तो गुरुजी ये कैसे हुआ? क्या ये पहले से था? नहीं, इसको एक्चुअल में संकरण कराया गया, क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई, जिसकी वजह से इसमें गुठली ही खत्म कर दी गई, सिर्फ इसमें वही फल जिसको कहते हैं गुदी वो रह गई। आम के अगर उत्पादन में हम बात करें तो 5 अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपना यूपी, जिसके बारे में आप सभी लोग याद रखना। साथियों ध्यान रखना, आम उत्पादन में नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पे साथियों बिहार, चौथे पे कर्नाटक और 5वें पे गुजरात। ये हम सभी को याद रखना होगा कि यह आम उत्पादन में साथियों अग्रणी राज्य हैं, ये आप सभी लोगों को याद रखना होगा। ये साथियों क्षेत्रफल में जो प्रति 1000 हेक्टेयर में किया जाता है उसके बारे में बताया गया है, ये आप सभी लोगों को याद रखना होगा। तो आम उत्पादन में याद रखना। इसी के साथ साथ अगर आपसे सब्जी उत्पादन की बात कर दे, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आपको पेपर में दिखाऊंगा यही कंटेंट और इसके स्क्रीनशॉट कि कैसे आपने जो पढ़ा था वही पूछा गया। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पे है, कोई इसके बारे में आप नहीं बोल सकते, अलग अलग चीजें। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे बिहार और 5वें पे अपना महाराष्ट्र। तो ये आप सभी को याद रखना होगा। अगर हम फल की बात करें, उत्पादक शीर्ष राज्यों की, अभी आपने आम पढ़ा था, फल की बात कर लो। फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, तीसरे पे यूपी, चौथे पे मध्य प्रदेश और 5वें पे गुजरात। साथियों हम सभी को याद रखना। और भारत में टोटल फल जो हैं उनका एक तरीके से सीक्वेंस दिया गया है। अगर हम बात करें साथियों आप सभी के सामने मसाला उत्पादक शीर्ष राज्य, तो इसमें मध्य प्रदेश टॉप पर है। केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं, लेकिन अब मसाला उत्पादन में वो टॉप पे नहीं बचा। केरल जो है इसको एक ये नाम दिया गया है
मसालों का बगीचा सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहां पे अब सर्वाधिक मसाले जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ये भी सच है। इसको आप सभी लोग याद रखना। चाय पियेंगे आप लोग? बताइए भाई जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन करा देंगे, अभी चिंता मत करिए, जल्दी से बताइए। अगर हम बात करते हैं साथियों किसके मसालों के बारे में, तो मध्य प्रदेश आप सभी को साथियों सर्वाधिक मसाला उत्पादन में दिख जाएगा। दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे पे आप सभी को आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, चौथे पे राजस्थान और पांचवें पे तेलंगाना। बस ये याद रखना, उधर से कोई मतलब नहीं, हेक्टेयर वाला छोड़ दीजिएगा। सिर्फ ये क्रम याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में यही पूछेगा। अगर हम फूल उत्पादन के बारे में पूछें तो फूल उत्पादन में सबसे ज्यादा फूल जो है वो तमिलनाडु में उत्पादित होते हैं। फूल तुम्हें भेजा था खत में, फूल नहीं मेरा दिल था, याद है आप सभी लोगों को? तो फूल सबसे ज्यादा तमिलनाडु में उत्पादित होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, इसको हटा दीजिएगा। दूसरा फूल उत्पादन में मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा कर्नाटक और पांचवा पश्चिम बंगाल। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, याद कर लीजिएगा, बड़ी काम की चीजें हैं, सभी को काम आएंगी। अब मैं आपको साथियों एक सीक्वेंस डाटा बताता हूं, अगर आप सभी लोग कर लेंगे ना तो मजा आ जाएगा। वो लोग करोगे सभी लोग, एक अपनी जिसको कहते हैं कुंजी दे देना, चाबी सिलेक्शन की, वो खोलने जा रहा हूं, तो सिलेक्शन की चाबी पर आ जाओ जल्दी से। बात करें यदि फल की, सब्जी की, मसाला की, बागान की और इनके 3 अग्रणी राज्यों की, तो सबसे पहले एक तरफ आपको फसल बना लेना है, दूसरी तरफ फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, तीसरे पे कौन है। जब थ्योरी इसकी आपको पढ़ा रहा हूं तो थ्योरी देख लीजिए, बहुत ही शानदार, आपको मजा आ जाएगा। अगर हम कुल फलों की बात करें तो आंध्र प्रदेश टॉप पे है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे यूपी। रिवीजन भी हो जाएगा और जो नहीं पढ़ा है वो याद भी हो जाएगा। केला भूसावल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये भूसावल आप सभी को याद है महाराष्ट्र में पड़ता है, यहां का केला सबसे बड़ा भी होता है साइज वाइज। दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। अगला देखो, फिर इसके बाद अगर हम बात करें चौथे प्रोडक्ट आम की, तो आम जो है सबसे ज्यादा यूपी में पाया जाता है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर इसके बाद बिहार में। इसके बाद अगर अमरूद की बात करें तो अमरूद सबसे ज्यादा यूपी में मिलता है, मध्य प्रदेश में दूसरा, आंध्र प्रदेश में तीसरा। ये सब करंट अफेयर्स के डाटा है, मैं आपको कुंजी दे रहा हूं, चाबी जिसको कहते हैं। इसके बाद छठे नंबर पर बात करें तो अंगूर आपको मिलेगा, यह महाराष्ट्र में मिलेगा, कर्नाटक दूसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर मिल जाएगा। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाइएगा। और अगर हम बात करें सेब की, तो सेब जो है ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा, हिमाचल प्रदेश दूसरा, उत्तराखंड तीसरा। इसके बाद अगर हम बात करें मस्क मेलन की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश में दूसरा, मध्य प्रदेश में तीसरा। और अगर हम कुल फूल की बात करें तो साथियों तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश में दूसरा, आंध्र प्रदेश में तीसरा। यदि हम सब्जी की बात करें टोटल, तो सब्जी में सबसे ज्यादा साथियों आपको यूपी मिल जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो आपको याद करनी पड़ेगी, कर लोगे पेपर में नंबर आ जाएंगे। इसकी आप पीपीटी को फोन में सेव कर लेना, सुबह उठ करके एक बार इसको पढ़ना है, बस अपने आप याद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद आलू उत्पादन की बात करें, यूपी सबसे ज्यादा, वेस्ट बंगाल दूसरे पे, बिहार तीसरे पे। टमाटर लाल लाल आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, कर्नाटक दूसरा, आंध्र प्रदेश तीसरा। प्याज की बात करें तो प्याज सबसे ज्यादा आप सभी को महाराष्ट्र राज्य में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे है। और अगर हम बैंगन की बात करें तो पश्चिम बंगाल आप सभी को साथियों मिल जाएगा पहले पे, ओडिशा दूसरे पे और गुजरात आपको सभी को साथियों ध्यान रखना है तीसरे स्थान पर मिल जाएगा। तो ये थे साथियों आप सभी लोगों के लिए एक तरीके से प्रॉपर क्या भाई साहब फसल और उनसे जुड़े हुए पॉइंट। क्लियर? अब एक काम करो, हरित क्रांति को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लो। हरित क्रांति जानते हैं आप सभी लोग, पढ़ लीजिए, बहुत काम की चीज है। सीधे प्रश्न आएंगे। हरित क्रांति जो है, सबसे पहले इस शब्द के बारे में लिख लो। जो हरित क्रांति शब्द है
कोई बताएगा किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द जो है इसका जनक कौन है, यानी शब्द जो है इसका जनक कौन है? तो हरित क्रांति शब्द का जनक जो है वो इनमें से किसको आप कहेंगे? तो जल्दी से बताओ फटाफट, हम सभी लोगों को बताना होगा हरित क्रांति शब्द। हरित क्रांति के जनक नॉर्मल बोलाक कहे जाते हैं, आप सभी लोगों ने सुना होगा, याद है आप सभी लोगों को? जल्दी से बताइए। एक बच्चा कह रहा वर्ल्ड बेस्ट टीचर श्री अंकितेश्वर महाराज की जय हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे जीवन में शायद आप वही विद्यार्थियों में से एक हैं जिन्होंने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि इतने दुख एक साथ मिलेंगे, लेकिन सच में कह रहा हूं आप सभी लोगों के जिस प्यार ने हमें फिर से एक बार हिम्मत दी है, ताकत दी है, खड़ा होने की हिम्मत दी है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा आप सभी लोगों का ये प्यार। साथियों, अगर आपसे कोई पूछे तो बताइए हरित क्रांति शब्द को किसने दिया था? तो इस शब्द का जनक विलियम गॉड को कहा जाता है, विलियम गॉड को। और मैं आपसे वादा करता हूं, ये मेरा आप सभी से कमिटमेंट है कि आप सब के लिए आज से 1 घंटे और ज्यादा मेहनत करूंगा, 1 घंटे और बढ़िया मेहनत करके कंटेंट लाऊंगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। मैं जो भी अपने व्यक्तिगत काम करता हूं, वैसे तो मैं आप ही के लिए समर्पित था, व्यक्तिगत काम जो करता था जैसे खाना खाना, सोना या अपने और बाकी दिनचर्या के काम, उनमें से 1 घंटा समय और ज्यादा बचाऊंगा। सोने में 1 घंटा समय कम करूंगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। मैं आपके लिए 1 घंटे और मेहनत करूंगा और बढ़िया कंटेंट लाऊंगा। उस 1 घंटे में मैं आपको बता दूं कराऊंगा क्या, मैं आपको बताता हूं, ये मेरा कमिटमेंट है। 1 घंटे में मैं आपको बताऊं, अब मैं आपके लिए 1 घंटे और मेहनत करूंगा रेगुलर। वैसे तो मैं कर ही रहा था, 1 घंटे और मेहनत। ये अंकित सर की आपसे प्रॉमिस है, अंकित सर आपसे ये प्रॉमिस करते हैं। और वो 1 घंटे मेहनत क्यों आखिर ज्यादा मैं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे प्यार दिया है, तो वो अब आपको दिखेगा भी। साथियों, मैं आपको 20 मिनट का एक वीडियो दूंगा। इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक पूरा कंप्लीट टॉपिक, उसके 150 से, साथियों ध्यान रखना, अधिक एमसीक्यूज या ये कह लीजिए कि 1 लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये वो प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में बहुत काम की चीज होंगे। यकीन मानिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कष्ट हो, पेपर तक आपके लिए 1 भी मिनट रुकूंगा नहीं, ये मैं वादा करता हूं। आपने जो ये कमेंट किया ना, वाकई में मतलब मुरझाए हुए पौधे को जैसे पानी दे देना, वैसे ही मुझ जैसे इंसान को आपका साथ मिल जाना बराबर है। आप सोच भी नहीं सकते 1000 तकलीफें इस दिल में लेकर रोज जीते हैं। हम अपनी दिल की बात आपसे कह भी नहीं सकते। हम आपसे कैसे अपनी पीड़ा को साझा करें? कभी आपने सोचा भी नहीं होगा किन किन तकलीफों से एक एक दिन गुजर के निकले हैं हम। आपने तो आकर के सिर्फ ये कह दिया आपने धोखा दिया, धोखेबाज हो गए। कभी इस दिल की तकलीफों को कोई नहीं सुनने बैठा। मैं रोने नहीं आ सकता आपके सामने, ना मैं रोऊंगा। मेरी एक बेटी है, मैंने आपसे कहा था, कल को वो मुझसे कहेगी पापा आप यूट्यूब पर आकर के रोए थे, किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि आपको कुछ काम करना नहीं आता था, इस वजह से आप रोए थे? नहीं, मैं उसकी नजरों में गिरना चाहता। ना ही जब वो कभी स्कूल में बैठे तो उसकी सहेलियां उसको वो वीडियो दिखाएं कि देखो तुम्हारे पापा रो रो करके। नहीं कर सकता भाई। एक पिता जो होता है ना, वो अपने बच्चों के लिए आदर्श होता है, अपने माता पिता का सहारा होता है। वो इतना कमजोर नहीं होता है कि वो आकर के यूट्यूब पर रो दे। ना मैं रोने धोने की कभी ऐसी गलती या जीवन में कभी ऐसी हरकत करूंगा भी, मेरे अंदर वो साहस भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मैं अगर सच बोलूं ना, तो सच में कह रहा हूं, बहुत तकलीफें झेली हैं, बहुत यातनाएं झेली, बहुत तकलीफ और दर्द के साथ गुजर कर बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं। ये सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप नहीं सुनने को बैठे हो। आप अभी पेपर के पहले सिर्फ पढ़ लो। यकीन मानिए, जब वक्त आएगा तब सब बताऊंगा, लेकिन पहले पढ़ाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, समय इन सब चीजों का नहीं था, ना मैं इन पे कभी काम करूंगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर उन पर बात करूंगा किसी दिन बैठ करके। विलियम गॉड के बारे में अगर हम देखें तो हम सभी लोगों को पता है, इन्होंने ही ये हरित क्रांति नाम का शब्द जो है वो दिया है। हरित क्रांति के जनक
अर्नेस्ट बोरलाग को कहा जाता है। ये जो नॉर्मन बोरलाग के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति हैं, इनको 1970 में 1970 में शांति का नोबेल मिला था, ध्यान रखना। अच्छा, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको क्यों दिया गया? क्योंकि कृषि में नोबेल होता नहीं, तो शांति का देकर, क्योंकि खाद्यान्न को देकर इन्होंने पूरी दुनिया में शांति लाई थी। समझ में आया? अगला देखो, अगर हम बात करें नॉर्मन बोरलाग द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको सहित अनेक देशों की गेहूं का उत्पादन दोगुना कर दिया था। सोचिए, मेरी 1 साल की मेहनत, एक भी यूट्यूब पर मेरे वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, सब प्राइवेट कर दिए गए। मेरा फायदा उससे था, आप ही का तो था फायदा। हजारों क्लासेस जिनमें जी तोड़ मेहनत हमने करी थी, जिसका कंटेंट किसी की बपोती नहीं था, जिसका कंटेंट किसी ने मुझे दिया नहीं था। इस कलम की सौगंध है, एक एक सवाल इस टीचर ने खुद बनाए थे, खुद मेहनत करके पढ़ाया था, खुद सारी चीजें की थी, सारे वीडियो चले गए, कहीं कुछ भी आपको मेरा किसका फायदा था? आप ही का तो था। किसके लिए वो मेहनत करी थी? 12-12 घंटे की मैराथन आपके लिए की थी, किसी और के लिए नहीं की थी। समझ में आया? आपको ये समझ नहीं आएगा, आपको तब समझ में आएगा जब आपका पेपर हो जाएगा। क्यों आखिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है? क्यों ये वीडियोज, क्यों ये 17 दिन 17 मैराथन में हम टीचर्स को टॉपिक पढ़ाने पड़ रहे हैं? क्योंकि हमारी कोई पहचान ही नहीं बची, सब मिटा दिया गया। क्यों आखिर किया गया? आपसे मैं पूछता हूं। मैं चाहता हूं बस पढ़ लीजिए, पेपर के बाद सब बातें करूंगा। चलिए आ जाइए, फिलहाल नॉर्मन बोरलाग द्वारा विकसित गेहूं की हम बात कर रहे थे। पढ़ने पर फोकस करिए, बहुत ही गजब का कंटेंट। मैं कह रहा हूं ना, ऊपर वाला अगर आपके साथ और मेरे साथ है तो जितना गजब का पढ़ा रहा हूं ना, पूरा पेपर दिखाऊंगा इससे खींच करके एक एक सवाल। समझ में आया? तकलीफों को भाड़ में जाए, ऐसी तकलीफों को हम दरकिनार करते नहीं मानते, कोई भी हमारे साहस के आगे टिक पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, तकलीफें जो हमें मिली हैं, हिसाब सबका होगा, वक्त आने दीजिए। चलिए जल्दी से बात करते हैं। सबसे पहले श्री बोरलाग विश्व के 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अमेरिका का राष्ट्रपति मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड भी मिला और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हुए। तो नॉर्मन बोरलाग जो है वो विश्व के उन 7 महान हस्तियों में आते हैं। क्लियर है? अगला सवाल देखिए। श्री बोरलाग 2006 में भारत आए थे और उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला था। अच्छा, एक बात याद रखना, इन्हीं की प्रेरणा से तो हमारे MS स्वामीनाथन जो हैं वो साथियों ध्यान रखना मिलेंगे। MS स्वामीनाथन क्यों कृषि वैज्ञानिक बनकर वो टॉप भारत में खेती के लिए हरित क्रांति लेकर आ गए थे? इन्हीं से तो लाए थे सीख करके चीजें। आगे देखो, नॉर्मन बोरलाग द्वारा गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों में से भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको सहित अनेक देशों के गेहूं को उत्पादन को दुगना करा। अब एक चीज तुमको बताता हूं, जैसे ध्यान से देखना, ये है मेक्सिको का एक तरीके से गेहूं का पौधा। मेक्सिको जो है, यहां का गेहूं का पौधा जो है वो 9 महीने में तैयार होता है। कितने महीने में? 9 महीने में तैयार होता है। कितने महीने में? 9 महीने में। और अगर भारत की बात करें, ध्यान से सुनना, भारत में नवंबर में बोया और मार्च में काट लिया। साथियों, लगभग 100 दिन से 120 दिन में गेहूं की फसल तैयार। ऐसे तो होता है 100 से 120 दिन में। कुछ गेहूं की फसलें तो भारत में 60 दिन में तैयार हो जाती हैं, जिसको साठा कहते हैं। सुना है आपने? कुछ गेहूं की फसलें 60 दिन में तैयार हो जाती हैं, जिन गेहूं के फसलों को साठा के नाम से जाना जाता है। अब देखो, यहां पर गेहूं का पौधा जो है वो बहुत बड़ा होता है, पौधा जो है वो बड़ा होता है, साथ में उसकी जो बाली होती है वो भी बड़ी होती है। अब बाली भी बड़ी होती है। हमारे गेहूं के भारत में पौधे जो हैं वो छोटे होते हैं, तो पौधा छोटा और बाली बड़ी, इसका कराया गया संकरण। ये पौधा भारत और मेक्सिको के पौधे के साथ मिलकर के भाई साहब उत्पादन को कई गुना बढ़ा दे गया, और यही थी हरित क्रांति। आज के पहले हरित क्रांति क्या थी ये पता ही नहीं चला। ध्यान रखना, गेहूं का पौधा मेक्सिको में 9 फीट तक होता है, मेरे से भी बड़ा होता है, जैसे गन्ने की फसल होती है, और भारत में 4 फीट, 3 फीट, 5 फीट ऐसे होता है। इन दोनों का जब संकरण कराया गया ना, तो गेहूं की मेक्सिको की इतनी बड़ी बाली और भारत का इतना बड़ा पौधा, दोनों मिलकर के भाई उत्पादन में वृद्धि, यही थी हरित क्रांति। नॉर्मन बोरलाग आप सभी लोगों को याद रहेंगे। बोलो क्लियर है? सभी को याद रहेगा?
कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। भारत में हरित क्रांति का अगर आपसे जनक पूछ दे कौन है, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक भारत में साथियों गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों का विकसित किया गया। इनको नाम दिया गया हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, यानी ये वो बीज थे जो हरित क्रांति में प्रयोग हुए थे। एक प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त बीज कौन थे, तो यही वो बीज थे जिनको हम सभी लोग जानते हैं। नोट डालकर लिख लीजिएगा। क्लियर है। भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1966-67 में प्रारंभ हुई। भारत में उच्च उत्पादकता वाले बीजों को हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं। इनका प्रारंभ हुआ खेल। उर्वरकों की अधिक आवश्यकता होती थी, सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती थी। तो जब हरित क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें साथियों दो ही चीजें आपको मिलेंगी। एक तो साथियों ध्यान रखना, आप सभी को पता है साथियों उर्वरक ज्यादा लगेंगे, और दूसरा क्या ज्यादा लगेगा? पानी की ज्यादा खपत होगी, पानी ज्यादा लगेगा। दो चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती थी। भारत में हरित क्रांति का उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ जो है वो गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। ये हम सभी को याद रखना होगा। यानी गेहूं की जो फसल थी उसमें सबसे ज्यादा हमें फायदा हुआ। अब जरा नीली क्रांति को लिख लो, कुछ नहीं याद करना। नीली क्रांति मछली के उत्पादन से संबंधित थी, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। बस हमारे यहां मछली बोर्ड जो है, जिसको राष्ट्रीय मछली बोर्ड कहते हैं, इसको याद रखना। 2006 में इसको स्थापित किया गया था। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में इसको आप पढ़ेंगे। आप सभी लोग जानते हैं मछली उत्पादन में अग्रणी राज्यों में आता है। अब बात कर लेते हैं पीली या पीत क्रांति के बारे में। तिलहन से संबंधित है। राजस्थान में सबसे ज्यादा तिलहन मिलता है। पीत क्रांति की शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं, 1929 में बनाई गई थी। इसके तहत तिलहन पर तकनीकी मिशन के तहत इसको 1986 में शुरू किया गया था। तो जो पीत क्रांति है इसको 1986 में शुरू किया गया था। सरसों से साथियों ध्यान रखना, इसको आप कोरिलेट कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय कृषि विद्यालय पंतनगर उत्तराखंड का है। यह जो पंतनगर कृषि विद्यालय है 1960 में बनाया गया था, उत्तराखंड में पाया जाता है। इसलिए हरित क्रांति की जन्म स्थली इसी को कहते हैं। यूपी पुलिस का पेपर उठाकर देखो, सीधे साथियों सवाल पूछा गया था कि बताइए हरित क्रांति की जन्म स्थली किसको कहते हैं, तो यही हरित क्रांति की जन्म स्थली कही जाती है। तो जन्म स्थली आपको मिल जाएगी। श्वेत क्रांति की बात करें 1960-70 में शुरू की गई थी। वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं। कौन है भैया? तो वर्गीज कुरियन जो है वो जनक हैं। इसमें दूध के बारे में आप सभी लोगों को याद रखना है, बताया गया था। साथियों श्वेत क्रांति की गति को तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। दुग्ध उत्पादन से साथियों ये जुड़ी हुई थी। हम सभी को ये याद करना होगा। बोलो क्लियर है? अगर अब आप सभी लोगों को ये सारी चीजें याद हो गई हो तो मुझे बता दीजिएगा, तांडव करने का समय जो है वो आ चुका है। सवाल थोड़े से बचे थे, बता दो सभी के सभी क्या करने के लिए तैयार हो? अरे तैयार है गुरुजी। सवाल नंबर आपके सामने 41। जल्दी से देखिए फटाफट। कह रहा निम्नलिखित में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है? काली मृदा, काली कलुट्टी, कपासी मृदा होती है। गुरुजी पता है, काली मृदा तो कभी नहीं होगी। काली मृदा कपास के लिए जानी जाती है, हम सभी को पता होगा। तो इनमें से काली मृदा जो है वो कपास के लिए होती है। सभी लोग तुरंत कहेंगे। काजू वाजू के लिए लाल मिट्टी होती है, भूरी मूंगफली के लिए होती है, बढ़िया होती है दोमट मृदा। आप सभी को तुरंत खेल खत्म करो। अगला देखो, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। एक एक सवाल को ऐसे याद करो जैसे कैश कर रहे हो किसी चीज को। अगला देखो सवाल नंबर 43। 2024-25 खाद्य उत्पादन का आकलन है, कितना है भाई? सभी को पता है, लगभग 35.3 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था। वाह जी वाह। अब देखो, करोड़ टन का मतलब मिलियन टन होता है, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, और उसमें डेसिमल हटा दोगे, उत्तर तुम्हारी जेब में होगा। बोलो अगला सवाल। कह रहा है खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट संगठित डाटाबेस 2023 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी थी? यह सवाल लो। प्याज उत्पादन में भारत का महाराष्ट्र राज्य, पढ़ा चुका हूं पूरा पॉइंट एक एक चीज। 2023 में भारत जो है वो हम सभी को याद रखना होगा। वैसे तो महाराष्ट्र पढ़ा चुका हूं प्याज उत्पादन में, ना याद हो तो भाई वो याद करो। अब देखो, अभी ये सवाल तो भाई कुछ नहीं है, सवालों का तो खेल खत्म कर दिया था। मैंने तुमको एक चाबी दी थी, अगर तुमको चाबी याद हो तो बताओ। चाबी दी थी, कितने लोगों को चाबी दी थी?
चाबी जिस जिस को दी थी सबको पता होगा, ये चाबी थी। याद आया कुछ? अरे यहां से ताला खोला था तुमने अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था ये ताला है, इस ताले को तोड़ दो तुम सबको, सबके सब। ताला तोड़ दिया गुरुजी। जितने भी उत्पाद है उनकी लिस्ट लो, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। अब अमरूद पूछे पहले नंबर पे यूपी, अगर बात कर दे अंगूर तो महाराष्ट्र, सेब की बात करें जम्मू कश्मीर, मस्क मेलन यूपी, कुल फूल के उत्पादन में तमिलनाडु, सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश, आलू उत्पादन में यूपी, टमाटर में मध्य प्रदेश, तो प्याज में महाराष्ट्र। बोलो समझ में आया? और पूरे विश्व स्तर पर 2023 में प्याज उत्पादन में भारत पहले नंबर पे था। टेंशन लेने की बात नहीं, अंकित सर है, ध्यान रखना। तो अगर आपसे कोई पूछे, महाराष्ट्र जो है वो भारत में नंबर 1 पर था और 2023 के डाटा के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की रैंकिंग हा समझ में आया, पहले नंबर पे। अभी देख लो अगला सवाल 45, निम्नलिखित में से भारतीय कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद महत्वपूर्ण इनमें से इनपुट क्या बन गया था? नलकूप, संकर बीज, उर्वरक या उत्पाद? हम सभी लोग जानते हैं जब हरित क्रांति आई थी तो 2 चीजें साथ में आई थी, एक चीज आई थी उर्वरक और दूसरा था साथियों सिंचाई यानी पानी। याद करो आप सभी लोग साथियों, जो हरित क्रांति में पौधे लगाए जाते थे उनके लिए उच्च उत्पादकता चाहिए होती थी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, HYVS पढ़ा है आपने, हम सभी लोगों को पता है। इनके लिए अधिक साथियों उर्वरक की आवश्यकता थी और अधिक पानी की आवश्यकता थी। उर्वरक लगा दो, नलकूप मतलब वो साधन है, साधन नहीं लगाना है। अगला देखो, पानी लगेगा सिंचाई। निम्नलिखित में से राज्यों में कौन चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य है? वो चाबी खोलो ताला से, याद करो, तुमको सब पढ़ा रखा है साथियों, ध्यान रखना। पूरे विश्व में भारत अब टॉप पे पहुंच गया है। मैंने क्या कहा था, लौटूंगा जरूर इस बात को, आप सभी लोग कान खोल करके सुन लीजिए। समझ में आ गया भाई साहब? चावल कहां गया? पूरा पढ़ा चुका हूं इसका चैप्टर ही। हम सभी लोगों ने पूरे धान चावल सब खा लिए हैं, कुछ बचा ही नहीं था। आम सब देखो एकदम चौकस, पूरी थ्योरी एकदम सुपड़ा साफ, चाय वाय सब पी चुके हैं, कुछ बचाया ही नहीं है। कॉफी भी पी ली थी, याद रखना। फिर इसके बाद चना भी खा लिया था, ध्यान रखना। अरहर दाल, तूर ऊर सब कर दिया था। बची थी तो साथियों हमारे पास चावल की बारी है ना। चलो आ जाओ जल्दी से। चावल देख रहे हो हमारी टीम एकदम जोश में है, उसको लग रहा है कहां से अंकित सर ये सब क्या कर देते हो, GSS में कैसे ये सब कुछ हो रहा है, हैं? चावल के बारे में जल्दी से बताओ, बहुत भयंकर। आ जाओ जल्दी से, खींच देंगे, जल्दी से बताओ। राजस्थान नहीं भैया नहीं, ये तो सरसों के लिए जाना जाता है साथियों। सच में पूरा पढ़ा चुका हूं इसलिए कह रहा हूं। महाराष्ट्र की बात करें नहीं, पश्चिम बंगाल तुरंत छाप दो, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया, वाजीवा। कमेंट बॉक्स में सर नंबर देखो, इन बच्चों के नंबर देखो, नंबर। ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें इन्होंने खुद बता रखा है कि हमारा डाटा हमको सब याद हो गया है। याद हो गया ना? अगर कमेंट में तुमने कह दिया ना कि हमें याद है तो भी सब कुछ सफल है। पूरी थ्योरी पढ़ा दी सर, पूरी एग्रीकल्चर कृषि सोहा, एक भी सवाल बचा नहीं है। वो गजब का कंटेंट पढ़ाया। क्रियाकाल आज हिंदी में भी सर मचा देंगे। बताइए जायद की फसल कौन से मौसम में होती है? आज की क्लास में शुरुआत ही की थी, सब कुछ कंटेंट। तुम कसम खा लो 8 से 10 GS पढ़नी है, उसके बाद 10 से 12 हिंदी पढ़नी है। याद रखना ये टाइम टेबल तुमको तुम्हारे पेपर में दिखेगा। इसके बाद 12 से 2 के बीच में रीजनिंग। बिल्कुल पैसे इधर उधर मत बर्बाद करो, मैं फिर कह रहा हूं कुछ काम नहीं आने वाला। और शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में आदित्य सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। यकीन मानिए आदित्य सर मैथ, सोचो ये टीम कितनी गजब की है। समझ में आया? जायद की फसल शरद की है, ग्रीष्म की है, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। इतना कठिन देखने में लग रहा है गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने एकदम गजब का पढ़ा रखा था। याद है आप सभी लोगों को? किस ऋतु की फसल है? जल्दी से देखो, बताओ। देख रहे हो विनोद? गर्मी में होती है वही वाली, जून में खरबूजा ककड़ी। अभी कल ये मुझे बता रहे थे सर खरबूजा निकले कि नहीं है। आ जाओ जल्दी से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम सस्य नहीं है? सस्य मौसम नहीं है, जल्दी से देखो। जायद की फसल, रबी की फसल, खरीफ। अब सस्य का मतलब होता है खेती, यानी कौन सा ऐसा मौसम है जो खेती का नहीं है? बताओ मोहित सर, खेती कौन सा मौसम नहीं? अच्छा, रबी की फसल बोई जाती है, खेती का मौसम होता है। जायद की भी होती है, ये भी है।
हो यही नहीं है गुरुजी, लगा दिया तुमने भी दिमाग। देख रहे हो, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा था वो भी बर्चन में भाई साहब अपना दावा ठोक दिए। आ जाओ सर, बहुत गजब का, आपकी जीएस अच्छी है। अगला देखो, कह रहा है कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? साथियों, प्राकृतिक रेशम, काली कपास, जूट या अरंडी। आ जाओ, ये तो हंसने की बात है लेकिन सच में कह रहा हूं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो मजा आ जाएगा। जल्दी से बताओ तो कौन सा आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना। कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में भी जानी जाती है? गोल्डन मतलब भाई साहब जूट की फसल। देख लो जल्दी से, वेस्ट बंगाल जो है वो जूट के लिए जाना जाता है। अच्छा, तुमसे अगर कोई कह दे कि भैया हमारे यहां जो एक तरीके से कपास होता है वो महाराष्ट्र में जाओगे तो हम सभी को पता है कपास को भाई साहब गोल्डन बोल देते हैं। बोलो बोलते कि नहीं? आ जाओ जल्दी पहुंचा दे, आ जाओ जल्दी से, आज खींच 2 मीटर। निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा? अब सोचो, खेती में बजट, ऐसे लिखो, खेती में बजट। किसी ने आज तक सुना था खेती में बजट? जरा बताओ, खेती में बजट, खेती में बजट का मतलब समझ पाए? भारत में किसने शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा जो है उसको एक तरीके से प्रकाशित कराया था? तो हमारे पालेकर साहब थे, जिन्होंने साथियों खेती के लिए काम किया था। वैसे तुमने पालेसर सुना होगा, सर पालेसर एक मशीन आती है, सुना होगा, उसी से कोरिलेट कर लेना। और अगर ऑप्शन देखोगे तो वैसे ही वर्गीज कुरियन दूध से जुड़े हुए थे, एमएस स्वामीनाथन तुमको सबको पता है हरित क्रांति से जुड़े थे, और बोलाक जी हरित क्रांति से जुड़े थे। ऑप्शन हटा देना। अगला देखो, कह रहा अनाज उपजाने वालों को प्रोत्साहन करने के लिए, अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 23 कृषि फसलों के लिए। अब तुमको बताएं, ये देखो फूफाजी, नानाजी, तायाजी हैं, ये सब लोग जो हैं ये सब फूफाजी, नानाजी, तायाजी हैं, जिनका तुम्हारे रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। तुमको धमाका मचाना है तो तुम बस इस लाइन को पकड़ लो। 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, ये 1985 में एक संगठन बनाया गया था, हम सभी लोगों को पता होगा साथियों, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी बोलते हैं। इसी ने साथियों ध्यान रखना अपनी 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया था। तो कृषि लागत मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, मूल्य आधार स्थिरता, साथियों ध्यान रखना यही होगा कृषि मूल्य, कृषि लागत मूल्य संगठन जो हमारा है वो आप सभी लोगों को याद रहेगा। बोलो कब स्थापित हुआ था? 1985 में, यह भी ध्यान रखना। अगला देखो, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसको सीएसीपी के नाम से जानते थे। अगला देखो 52 नंबर, पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल, यही है वो दम जो तुम्हें बनाएगा एक दिन सिंघम। मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ लो, पेपर देकर आना, वहीं से चिल्ला के ना कह दो कि अंकितेश्वर महाराज जी के जीएस में साक्षात प्रकट हो गए। बोले नाथ साथियों, तुम्हारा पेपर देखना कैसे धुआं उड़ाएंगे। जब किसी के पास कंटेंट की कमी हो तो इस क्लास को देख लेना। पश्चिम बंगाल में चावल भना भन होता है, सबको पता है चावल के मामले में पश्चिम बंगाल दनादन दिखेगा। चाय आपको असम में मिल जाएगी। आहा साथियों, चीनी उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में यूपी, तुमको सब पता है, कैसे कह सकते हो? गन्ना यूपी और चीनी में महाराष्ट्र, साथ में यूपी दूसरे पे अब पहुंच गया 2026 में। और कपास उत्पादन में तुमको पता है गुजरात टॉप पे है, और जबकि कपास की जो काली मृदा है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। अगला, भारत में अप्रतिबंधित मार्गों के तहत खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट याद रखना, इन्वेस्टमेंट। बताइए कितने प्रतिशत है? तो भारत में अप्रतिबंधित जो मार्क होते हैं उनके तहत खुदरा एफडीआई की सीमा जो तय की गई है वो 100% कर दी गई है। इसके तहत वो किसी भी क्षेत्र को 100% एक्वायर कर सकते हैं, यानी एफडीआई कर सकते हैं उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? ये थोड़ा सा अलग हो गया। क्लास को सभी लोग पहले लाइक करो, जबरदस्त तरीके से लाइक किया। दूसरा काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सभी के सभी। समझ में आया? ये आप सभी लोग याद रखना। हाँ जी, जल्दी से देखो फटाफट। एक बच्चा कह रहा है चावल उत्पादन में, मैंने क्या कहा? मैंने कहा उसमें सवाल में देखो कह रहा था बताइए पश्चिम बंगाल इनमें से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादन कौन करता है? तो जब यूपी नहीं है रसगुल्ले, तो फिर किसको लगाओगे? हैं
जब यूपी नहीं है तो फिर किसको लगाओगे? समझ में आ गया होगा। अंकितेश्वर महाराज की क्लास में पढ़ो, थोड़ा दावा ठोको अपनी सिलेक्शन वाला। केंद्र सरकार निगम टैक्स लगाती है और बजट 2026 में अगर तुम पढ़ोगे ना, जो 2026-27 का बजट आया, इसमें साथियों 18% निगम कर वसूला गया। राज्य उत्पाद शुल्क ये राज्य सरकार लगाती है। राज्य सरकार बजट में सबसे ज्यादा 21% पैसा आयकर से मिला था, जीएसटी से 15% अब मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ यानी अवरोध का उदाहरण होता है? तो जो कोटा परमिट होता है, कोटा लगा देना, कोटा लगा देना। जैसे कोई प्रोडक्ट है, अमेरिका ने भारत के कई प्रोडक्टों पर कोटा परमिट दे रखा कि इससे ज्यादा नहीं बेचोगे। कह रहा है भारत में राज्य स्तर पर वैल्यू एडेड टैक्स कब लागू हुआ था? 2005 का वर्ष आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जब वैल्यू एडेड टैक्स जो है उसको एक तरीके से तय किया गया था। तो 2005 का वर्ष आप सभी को याद रखना है। वैल्यू एडेड टैक्स, अब तो जीएसटी आ गया तो इसका खेल ही खत्म हो गया। जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ जी सर, बस बिल्कुल एकदम छोड़ ही रहे, है ना? कितना हो गया? ओ हो, मोहित सर की हिंदी की क्लास आ चुकी है। साथियों जल्दी से बताओ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें साथियों 12.36 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई हैं? तो ये 20% के करीब पहुंचा दी गई हैं। आप सभी लोग इसका उत्तर बना सकते हो, लेकिन साथियों मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप सभी लोग क्या करना, इस क्वेश्चन को, क्योंकि सर ये 2023 का है, इसको हटा दीजिए, करंट अफेयर्स से इसका डाटा नहीं मिलेगा। डंप कर देना। कोई उत्पाद आपने बेचा, जैसे चाइना हमारे देश में क्या करता है, उत्पादों को डंप करता जा रहा है, तो महंगे माल कम कीमत पर बिकना, टैरिफ कम करना, विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री, यह हम सभी लोग जानते हैं चाइना अक्सर करता है। तो इसे आप लगा सकते हो कि जब हमारे देश में चाइना साथियों ये काम करे तो आप सभी लोगों को लगा लेना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि मोहित सर का क्लास का सेशन जो है वो अब शुरू हो चुका है। आप सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद एक बढ़िया सा सवाल देकर जा रहा हूं, इसका उत्तर जरूर बताइएगा क्लास खत्म होने के बाद, लेकिन है ना, ये सवाल आप सभी लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, बता के जाइएगा अगर आपको आता हो तो। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोगों को बहुत बढ़िया लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो जल्दी से। अब जरा देखो, एक दो जानकारियां हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इनको भी जरूर याद रखना। सबसे पहली जानकारी यह है कि जो सुबह की थ्योरी वाली क्लास होती है, जैसे अभी आपने पढ़ा 8 से 10 मेरी क्लास हो रही है, फिर इसके बाद आपको मोहित सर पढ़ाएंगे हिंदी, और आज क्रियाकर्म कर देंगे, है ना, क्रियाकाल है। ठीक है, तो चलो इसके बाद फिर 12 बजे पुलकित सर की रीजनिंग में गर्दा मचा देना। और किंग भाई सभी लोगों को पता है मैथ में किंग है, याद रखना 4 से 6 मैथ में आदित्य सर की जबरदस्त साथियों टॉपिक वाइज एक दिन में एक टॉपिक खत्म। आज नंबर पद्धति पढ़ा रहे, संख्या पद्धति कहते हैं। मोहित सर का क्रियाकाल आप सभी को आज पसंद आएगा। शाम की क्लासेज आप सभी को याद रखनी है, 6 बजे से जीके जीएस का मैं सेट पेपर पूरा कराऊंगा, जो कि सिपाही सीरीज में मैथ में अनुराग सर और पुलकित सर आपको साथियों रीजनिंग में, मोहित सर आपको 9 से 10 के बीच में हिंदी कराएंगे। और ये हमारी साथियों जगराता सीरीज की क्लासेज हैं, जिसमें आज 10 बजे से 1 बजे के बीच में आप सभी को अनुराग सर कराने वाले हैं। बहुत बढ़िया साथियों क्वेश्चन। तो हम रहे हैं अब लेने विदा। सभी लोग मोहित सर की हिंदी की क्लास में आ जाना। देखो मोहित सर बड़ा बढ़िया सुंदर सुंदर सा चेहरा भी दिखा रहे हैं आज, कौन सी क्रीम लगा कर आए मोहित सर को आज देख करके एक बार सभी लोग उनकी क्लास में बोलना कि सर कौन सी क्रीम लगाई है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।